हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जीपी क्लासेस। और कल हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे चैप्टर नंबर 1 के। आज गौरव सर आ चुके हैं, तो आज को आपको ओवरऑल जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस कराएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। गौरव सर से बोलते हैं क्लास क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएं। चलो आज की तो पहला क्वेश्चन क्वेश्चन आ रहा है। आज की क्लास से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रेडी हो? जो जो रेडी कमेंट बॉक्स में लिख दो, सर रेडी हो। स्टार्ट करें फिर। कौन कौन चाहता है आज की क्लास स्टार्ट हो जाए? लग रहा है कोई चाहता है नहीं, इसलिए कोई मैसेज नहीं कर रहा अभी भी। मैसेज करो, स्टार्ट करें क्लास। ठीक है, चलो मैसेज आने स्टार्ट हो गए। चलो इसी बात पे हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। लास्ट में आपको शायरी भी मिलेगी। कल बच्चों की डिमांड थी कि आप शायरी वगैरह नहीं कर रहे हो, तो प्रेम सर आपको लास्ट में जाते जाते एक आधी शायरी भी सुनाएंगे। ठीक है, तो आप कहीं शायरी मिस ना कर जाओ, क्या पता ये शायरी आपकी लाइफ चेंज कर दे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हो। तो पहला क्वेश्चन प्रेम सर बताएंगे अभी। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विच टाइप ऑफ ट्रेनिंग दैट प्रोवाइड्स स्किल एंड एजुकेशन टू प्रिपेयर फॉर ए जॉब। इसका मतलब है किस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है जिससे आपको स्किल मिले, एजुकेशन मिले, टू प्रिपेयर फॉर ए जॉब, यानी कि जब आप एक जॉब के लिए प्रिपेयर करते हो। पहला ऑप्शन है आपके पास इम्प्लांट ट्रेनिंग। इम्प्लांट ट्रेनिंग क्या होती है? इम्प्लांट ट्रेनिंग आपको बताएंगे जब आंसर हो जाएगा आपका। इम्प्लांट ट्रेनिंग थोड़ा सा बता देते हैं। इम्प्लांट ट्रेनिंग में ये होता है कि आपको एक कम्पिटिटिव वर्ल्ड में अपने आप को स्थापित करने के लिए आपको ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर आप इंडस्ट्री में जाओगे तो वहां पे किस तरह से चैलेंजेस होंगे, उनको आपको कैसे फेस करना है। दूसरा है आपका अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। ठीक है, अप्रेंटिसशिप के बारे में आप जानते हैं। तीसरा आपका ऑप्शन है वोकेशनल ट्रेनिंग, जिसमें आपको ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी जाती है और आपको बेसिक नॉलेज दी जाती है। और फोर्थ आपका ऑप्शन है करिकुलम ट्रेनिंग। ठीक है, तो जल्दी से आंसर दें, आपका क्या आंसर होगा? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दे, उसका क्या होगा। मतलब ये है कि ऐसा कौन सा टाइप का ट्रेनिंग है आपका जो आपके जॉब के लिए, क्या जो आपके जॉब की तैयारी के लिए क्या करते हैं, जॉब चाहते हो आप, जो जॉब करते हो उसके प्रिपेयर करने के लिए आपके क्या करते हैं, क्या प्रोवाइड करता है? आपके स्किल और आपका एजुकेशन। किसके लिए? आपके जॉब के लिए। तो उस ट्रेनिंग को क्या कहते हैं? जल्दी बताओ बच्चों। कमेंट में ज्यादातर जवाब आ रहा है, सी आ रहा है, किसी के बी आ रहा है, तो क्या होगा इसका? कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन ऊपर नीचे कोई दिक्कत नहीं, ए सी बी डी करके कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी जवाब दो, इसका क्या होगा? ए होगा, सी होगा, बी होगा या डी होगा? तो जिसने भी जवाब दिया इसका वोकेशनल ट्रेनिंग, उसका बिल्कुल सही है। वोकेशनल ट्रेनिंग में क्या होता है, आप एक तरह से क्या करते हो, एक तरह से वोकेशनल ट्रेनिंग पे जाते हो, यानी कि आपने क्या किया, एक तरह से एजुकेशन ले लिया। आप जब ने किसी ने पॉलिटेक्निक किया होगा, बीटेक वगैरह किया होगा, तो उन्हें एक दो महीने के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग पे भेजा जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर उन्होंने एक तरह से एजुकेशन तो ले लिया, पर उन्हें एक तरह से इंडस्ट्री के लिए, क्या इंडस्ट्री के अगर विजिट नहीं करेंगे वहां, तो उन्हें पता ही नहीं है जो उन्होंने पढ़ा कि ये चीज क्या होता है क्या नहीं होता। तो इसलिए उन्हें 1 महीने 2 महीने 3 महीने की ट्रेनिंग पे भेजा जाता है हमको। तो उसको भी हम वोकेशनल ट्रेनिंग के नाम से जानते हैं। तो ये आपके किस लिए होता है? ये आपके जॉब के लिए प्रिपेयर होता है कि आप जब यहाँ से, जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, जब कोर्स कंप्लीट होने के बाद जब आप किसी इंडस्ट्री वगैरह में जाओगे, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए क्या चीज है क्या चीज नहीं है। तो शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर होगी। बाकी चीजें अभी प्रेम सर आपको बताएंगे, आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी। तो जैसा कि सर ने बताया, वोकेशनल ट्रेनिंग में क्या होता है, वोकेशनल ट्रेनिंग में दो चीजें होती हैं। पहला होता है बेसिक ट्रेनिंग, आपको बेसिक नॉलेज दी जाती है। और दूसरा होता है आपका ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मतलब क्या पीपीई आपको यूज करनी है, क्या आपको सेफ्टी प्रिकॉशंस रखने हैं, क्या आपका क्या मतलब क्या आपके सेफ्टी सेफ्टी से रिलेटेड हो गया, और आपको बेसिक नॉलेज दे दी कैसे कैसे आपको चीजों को करना है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। वही देखते हैं चीज है, क्वेश्चन नंबर जैसे कि 2। अगर पॉलिटेक्निक आपने किया तो आपने वहां पे मोटर जनरेटर पढ़ लिया आपने, ठीक है, पर आपने एक तरह से देखा नहीं होता है क्या है, वर्क कैसे होता है। तो ये सब काम आपका किसमें होता है? वोकेशनल ट्रेनिंग में। ये आपका अप्रेंटिस ट्रेनिंग से थोड़ा सा अलग होता है। अप्रेंटिस ट्रेनिंग में क्या होता है, बस उसमें आपके स्किल पे फोकस किया जाता है। किस पे फोकस किया जाता है? आपके स्किल पे फोकस किया जाता है। ठीक है, पर जो आपका वोकेशनल ट्रेनिंग है, यहाँ पे नॉलेज पे भी किया जाता है, आपको कुछ बताया भी जाएगा और आपके स्किल के बारे में भी समझाया जाता है। यानी दोनों इसके अंदर इनबिल्ड होता है, आपका स्किल भी और आपका एजुकेशन भी, जिससे कि आप जॉब पे जब भी जाओ यहाँ से प्रिपेयर होके, तो आपको थोड़ा सा एक तरह से अच्छा लगे कि आपको दोनों तरह से नॉलेज आपको मिला रहेगा। दूसरा क्वेश्चन आपका बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ अप्रेंटिसेस एंगेज्ड इन द फैक्ट्रीज। इसका मतलब है अगर कोई फैक्ट्री है तो वहां पर आप मैक्सिमम कितने या मिनिमम कितने
परसेंट अप्रेंटिस ट्रेनिंग रख सकते हो? तो आपके सामने ऑप्शन है 1.5 to 2%, 2 to 5%, 2.5 to 10% और 3 to 12%। तो जल्दी से आंसर दें, आपका क्या आंसर होगा? ये अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। आपसे इसमें क्या पूछ रहा हूँ कि देखो आप क्या करते हो, अप्रेंटिसशिप होता है हर कंपनी में, आपने देखा होगा अप्रेंटिस होता है वहां पे। आप जैसे कि आपने एक तरह से आईटीआई कर लिया, तो आईटीआई करने के बाद क्या होता है, एक तरह से आपका एक तरह से ट्रेनिंग होता है। कैसा ट्रेनिंग होता है? अप्रेंटिस ट्रेनिंग होता है। तो आप जब अप्रेंटिस करने के लिए कंपनी वगैरह में जाते हैं, तो वहां पे कुछ एक तरह से फिक्स परसेंटेज होता है कि कंपनी में अगर इतने वर्कर है, इतने स्ट्रेंथ है आपकी कंपनी वर्कर की, तो आप टोटल स्ट्रेंथ में से आपकी परसेंटेज कितनी है, क्योंकि सबका परसेंटेज अलग अलग होता है ना। अप्रेंटिस के भी जो मेंबर है वहां पे, जो वर्कर है, उनकी परसेंटेज अलग होगी। जो कंपनी में ओवरऑल देखा जाए जो वर्कर है उनकी स्ट्रेंथ अलग होगी। तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है, कंपनी में टोटल स्ट्रेंथ मानो 1000 है, सपोज करो 1000 है, तो 1000 में से कितने परसेंट आपके अप्रेंटिस वाले होंगे? तो क्या होगा इसका? 1 से 2% होगा, 2 से 5%, या फिर 2.5 से 10%, या फिर 3 से 12%। तो जिसने भी इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी, उसका बिल्कुल सही है। कितना हो जाएगा? 2.5 से 10% होते हैं। अगर सपोज करो आपके कंपनी में करीब 1000 है वर्कर, ठीक है, तो 1000 का 10% कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। यानी कि एक तरह से देखा जाए 100 हो गया, यानी कि क्या हो जाएगा इसका? 1000 का अगर 10% देखा जाए तो होता है आपका 100। तो यानी कि क्या कर सकते हैं हम, 2.5 से लेके 10% है, यानी कि 25 से लेके करीब 25 से लेके 100 वर्कर के बीच में आपके अप्रेंटिस वाले वहां पे बंदे हो सकते हैं। क्लियर है? अगर आपकी कंपनी में 1000 स्ट्रेंथ है, तो अप्रेंटिस वाले मेंबर कितने हो सकते हैं? 25 से लेकर 25 से लेकर 100 के बीच में आपके अप्रेंटिस वाले ट्रेनिंग वहां पे अप्रेंटिस कर सकते हैं। हाँ, अगर यहाँ पे वेकेशनल ट्रेनिंग के बारे में बात करता तो वो आपका अलग होता, पर यहाँ पे आपको नॉर्मल अप्रेंटिस के बारे में बात कर रहा। वेकेशनल ट्रेनिंग आपका अलग हो गया, वहां परसेंटेज को ज्यादातर हम काउंट नहीं करते हैं, ठीक है, जहां पर जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतना कर लेते हैं। पर अप्रेंटिस का एक तरह से परसेंटेज एक तरह से डिसाइडेड है कि इस परसेंटेज से लेकर इस परसेंटेज के बीच में आपके अप्रेंटिस कंपनी में अवेलेबल होंगे। तो शायद आपको चीजें यहाँ तक क्लियर होगी। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, व्हाट इज द नेम ऑफ डिपार्टमेंट दैट इज अवार्डिंग सर्टिफिकेट्स फॉर ट्रेनिंग ऑफ ग्रेजुएट्स एंड टेक्नीशियंस? इसका मतलब है कि वो कौन सा डिपार्टमेंट होता है जो अवार्ड करता है सर्टिफिकेट्स को ट्रेनिंग ऑफ ग्रेजुएट्स एंड टेक्नीशियंस, जो ग्रेजुएट्स होते हैं और जो टेक्नीशियंस होते हैं उनको। तो आपका जो ऑप्शन है वो है एनसीवीटी, एनएसजीए, डीजीईटी और डीईएमएच। तो जल्दी से आंसर दे, क्या आंसर हो सकता है? जैसे देखो अभी आप क्या कर रहे हो, सीआईटीएस कर रहे हो, चाहे सीटीएस वाले करते हैं, ठीक है, तो हर एक किसी के डिपार्टमेंट होता है कि कौन सा डिपार्टमेंट आपको एक तरह से सर्टिफिकेट आपको इशू करेगा, ठीक है। तो अभी आप सीआईटीएस वगैरह कर रहे हो तो आपको पता है सीआईटीएस के लिए, सीटीएस के लिए, आईटीआई के लिए कौन डिपार्टमेंट है जो आपको सर्टिफिकेट इशू करता है। इसी तरह जो आपके ग्रेजुएट होते हैं, बीटेक होता है, पॉलिटेक्निक होता है, इनका कुछ डिपार्टमेंट होता है ना कि इनका आपका सर्टिफिकेट आपके इशू करेंगे। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछ रहा है, जो ग्रेजुएट वाले होते हैं, जो आपके टेक्नीशियन होने वाले होते हैं ना, ये तो इनके जो सर्टिफिकेट है, ट्रेनिंग का जो सर्टिफिकेट है, कौन सा डिपार्टमेंट आपका इशू करता है? क्या इसका एनसीवीटी करता है, एनएसजे करता है, डीजीईटी करता है, या फिर आपका डीजीएमएच करता है, डीईएमएच करता है? हाँ, तो क्या होगा इसका? तो जिसने भी इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी उसका बिल्कुल सही है। कौन सा करता है आपका? डीईएमएच, ठीक है। इसके बारे में अच्छे से हम लास्ट में देखने वाले हैं कि होता है क्या, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कैसे ही करता है। इससे फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन भी आपको। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आफ्टर कंप्लीटिंग सीटीएस ट्रेनीज आर अवॉर्डेड विद सर्टिफिकेट। इसका मतलब है जब आप सीटीएस, जिसे हम बोलते हैं क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम, जब आप उसे पूरा कर लेते हो तो ट्रेनीज आर अवॉर्डेड विद सर्टिफिकेट, उनको कौन सा सर्टिफिकेट दिया जाता है? तो आपका ऑप्शन है एनटीसी, एनएसी, एनआईटीएस और एवीटीएस। तो जल्दी से आंसर बताएं, क्या आंसर हो सकता है? तो मैंने अभी बताया था, आप सीआईटीएस कर रहे हो, सीटीएस कर रहे हो, आप एक तरह से आईटीआई कर रहे हो, ठीक है। तो इनका जो सर्टिफिकेट जारी करता है आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि आप जो सर्टिफिकेट आईटीआई कर रहे हो तो आईटीआई आपका होता है ना कि एनसीवीटी होता है, एससीवीटी होता है, ठीक है। चाहे आप सीटीएस कर रहे हो, सीआईटीएस कर रहे हो, तो इनके जो सर्टिफिकेट होते हैं, सर्टिफिकेट जो कंप्लीट होता है, तो ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद सर्टिफिकेट कौन इशू करता है, कौन प्रदान करता है?
क्या आपका जो नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट करता है, क्या करता है, क्या चीज नहीं करता है, तो इसका आपको जवाब देना है। क्या इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो कौन करता है? ये एनसीवीटी करती है। कौन करता है? एनसीवीटी। और एनसीवीटी के अंदर कौन कराता है आपका? तो ये कराता है आपका एनटीसी। कौन कराता है आपका? एनटीसी, यानी कि नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। तो शायद आपको चीजें क्लियर हो गया। कौन कराता है, कौन देता है आपको? नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। किसको देता है? सीटीएस वालों को। यानी कि जब आप आईटीआई कर रहे हो, चाहे सीटीएस कर रहे हो, चीज आपका वही है। तो कौन इश्यू करता है? आपका नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आपका इश्यू होता है। कौन कराता है? आपका एनसीवीटी कराता है। शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर होगी। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, पेपर में आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एनसीवीटी इज चेयर्ड बाय। एनसीवीटी को कौन चेयर करता है, यानी कौन उसको हेड करता है? पहला ऑप्शन है यूनियन मिनिस्टर ऑफ एमएसडी, यूनियन सेक्रेटरी ऑफ एमएसडी, थर्ड है जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ डीजीटी, और फोर्थ ऑप्शन है डीडीजी टू डीजीटी। तो जल्दी से आंसर दे, इसके बारे में पहले भी आपको बताया गया है, तो जल्दी से आंसर दे कमेंट सेक्शन में, क्या आंसर होगा? तो इसका जल्दी जवाब दो। आपको पता होना चाहिए कि एनसीवीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, पेपर में आपसे पूछ लेता है, ठीक है? तो ये कौन सी मिनिस्ट्री है जो कराता है? ये क्या यूनियन मिनिस्ट्री आपका एमएसडी की, या फिर आपका कौन सा सेक्रेटरी मिनिस्ट्री है? तो इसमें भी आपको थोड़ा सा अलग अलग होता है। तो एनसीवीटी का चेयर कौन करता है आपका? जल्दी जवाब दो इसका। क्या ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? देखता हूँ सबसे पहले कमेंट बॉक्स में जवाब कौन देता है इसका। तो आपको एनसीवीटी का, जिसे पता है एनसीवीटी का फुल फॉर्म, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि एनसीवीटी का पूरा नाम क्या होता है, एमएसडी का पूरा नाम क्या होता है। आप कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं चेक कर रहा हूँ किसका सही है। पहले आपको बताया जा चुका है, कल के लेक्चर में बताया गया था आपको पूरा अच्छे से कि एनसीवीटी कब बनाता है, क्या है इसका पूरा नाम, क्या है, और एमएसडीए का भी फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है? तो आप इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। डीएसटी के बारे में भी बताया गया था आपको, ठीक है? तो इसका जिसने भी जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए, उसका बिल्कुल सही है। कौन करता है? आपका यूनियन मिनिस्टर ऑफ एमएसडी। क्लियर है? जब भी आप एक तरह से जब आपका आईटीआई का सर्टिफिकेट आता है ना, आपका जब आईटीआई का सर्टिफिकेट वगैरह आता है, मार्कशीट वगैरह आता है, तो आप हमेशा गूगल पे क्या चेक करते हो? गूगल पे क्या चेक करते हो? क्या डालते हो वहां पे? एनसीवीटी एमआईएस डालते हो ना। तो जब आपने एनसीवीटी एमआईएस जब के वहां डाल के खोलते हो, क्लिक करते हो, तो सबसे पहले पेज आपका ये लिखा आता है। क्या लिखा था आपका? एमएसडी करके लिखा आता है आपका, ठीक है? तो वहां पे अगर आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा तो अभी आप ध्यान दे सकते हो। जैसे लेक्चर खत्म होगा एक बार चेक करना आप, एनसीवीटी जब एमआईएस डालोगे तो वहां पे कौन सी मिनिस्ट्री आता है, क्या यूनियन मिनिस्ट्री आता है आपका, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री आता है, कौन सा आता है आपका? तो सबसे पहले आपका वही लिख के आता है, ठीक है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एमएसडी करके आता है। कभी आपने ध्यान नहीं दिया होगा, पर जैसे लेक्चर खत्म होगा एक बार आप सर्च करना और देखना कौन सा मिनिस्ट्री आता है। आपके सामने कई बार चीज आती है, खुलता है, पर आप एक बार तो वहां पे फोकस नहीं करते हो, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन प्रेम सर बताएंगे क्या चीज है ये। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इंस्ट्रक्शनल मीडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम इज एट। इंस्ट्रक्शनल मीडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम कहां पर चलाया जाता है? पहला ऑप्शन है CSTRI कोलकाता, दूसरा है आपका निमी चेन्नई, तीसरा है आपका FTI बेंगलुरु एंड जमशेदपुर, और फोर्थ आपका ऑप्शन है अपेक्स हाईटेक इंस्टीट्यूट बेंगलुरु। तो जल्दी से आंसर दे कमेंट सेक्शन में, आपका क्या चॉइस है? तो क्या होगा इसमें? आपको पता होना चाहिए जो इंस्ट्रक्शन मीडिया डेवलपमेंट होता है कौन करता है। प्रोग्राम डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम होता है, मीडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम जो होता है कौन करता है? क्या आपका निमी करता है, क्या आपका CSTRI कोलकाता करता है, आपका FTI बेंगलोर जमशेदपुर करता है, या फिर आपका लास्ट वाला हाईटेक इंस्टीट्यूट यही बेंगलोर करता है? कौन करता है? आपको तो अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है? अगर हम बात करें इसके बारे में, CSTRI इसका फुल फॉर्म पेपर में आपसे पूछ लेता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दो, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? और आपको नीमी का भी फुल फॉर्म पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक है? नीमी हो गया, पहले सीमी, ठीक है? अब पहले क्या था? सीमी करके था ना, अब इसका नाम चेंज हो गया। अभी हम बताएंगे क्या हुआ क्या चीज नहीं हुआ। तो इसका जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दो, क्या होगा इसका? तो पहले मैं आपको इसका फुल फॉर्म बता देता हूँ। CSTRI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका आपको फुल फॉर्म होता है सेंटर स्टाफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या होता है? C से आपका सेंटर हो गया, S से आपका स्टाफ हो गया, T से आपका ट्रेनिंग हो गया, A से आपका एंड हो गया, R से आपका रिसर्च हो गया, और I से आपका इंस्टीट्यूट हो गया, यानी कि सेंट्रल स्टाफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है? आपसे ये पूछा जाता है, ये इसका नहीं होगा, इसका जवाब क्या हो जाएगा आपका? नीमी हो जाएगा, जो सेकंड ऑप्शन पे आओ,
इसका जवाब क्या हो जाएगा, जिसने भी जवाब दिया है नियमित चयनी, उसका बिल्कुल सही है। अगर इसके बारे में बात करें तो ये चीज क्या करता है, ये आपका एक तरह से सिलेबस का डिजाइन करता है। क्या करता है, डिजाइन सिलेबस करता है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, ये क्या करता है, ये आपका कोर्स का कंस्ट्रक्शन करता है। क्या करता है, जो आपका कोर्स है उसका कंस्ट्रक्शन करता है। पर अगर मीडिया डेवलपमेंट के बारे में बात करें, प्रोग्राम वगैरह, ये कौन करता है, आपका नीमी करता है। ठीक है, चलो अभी देख लेते हैं नीमी कब बना, ये क्या क्या और आपका काम करता है। ठीक है, यहाँ पे देखो प्रेम सर बताएंगे अच्छे से, आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर आपको निम्मी के बारे में कुछ एडिशनल जानकारी देते हैं। निम्मी की जो फुल फॉर्म होती है वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट। अगर हम बात करें कि जब ये स्टैब्लिश हुआ, जब इसकी स्थापना की गई, स्थापना कहाँ पे की गई, चेन्नई में की गई। जब इसकी स्थापना की गई तब इसका नाम क्या था, तब इसका नाम था सिमी। ठीक है, सिमी यानी कि सेंट्रल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट। और ये कब स्थापना की गई, 1986। ठीक है, 1986 में ये स्थापना की गई। और उस समय ये किस बॉडी के द्वारा इसकी स्थापना की गई, उसका नाम था डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग, जिसे बोला जाता था उस समय डीजीईटी। और इसके बाद ये क्या बता रहे हैं, विद द असिस्टेंट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी थ्रू जीटीजेड। ठीक है, यहां पर आपको जो जीटीजेड है, तो जीटीजेड जो है ये जर्मनी की एक संस्था है। इसका जर्मन में नाम अलग है जीटीजेड, लेकिन जब आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हो तो इसका जो मतलब आता है वो है गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी। क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये सोच रहे होंगे कि यार जीटीजेड है और इसमें आ रहा है गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी, तो इसका रीजन ये है कि जीटीजेड जो है ये वर्ड है, ये एक जर्मन वर्ड है। जर्मन वर्ड को जब इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया है तो गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी आया है। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जर्मनी की हेल्प क्यों ली गई, क्योंकि जर्मनी जो है वो स्किल के मामले में पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। चाहे आपका कौन सा स्नैपड्रैगन कंपनी हो, कौन सी कंपनी, क्वालकॉम कंपनी जो मोबाइल के लिए सबसे जबरदस्त माइक्रो प्रोसेसर बनाती है, या फिर वॉक्सवैगन कंपनी हो जो जिसकी गाड़ियां सबसे जबरदस्त मानी जाती है। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो गाड़ियां वगैरह है या बढ़िया बढ़िया टेक्नोलॉजीज है, ये सब जर्मनी से आती है। ठीक है, तो जर्मनी को पायोनियर माना जाता है स्किल डेवलपमेंट के फील्ड में, तो उनकी हेल्प ली गई ताकि हम भी कुछ सीख सके, हम भी अपने यहाँ ट्रेनिंग की जो फैसिलिटीज है, ट्रेनिंग जो हम अपने वर्कर्स को दे रहे हैं उसको और बेटर कर सके। समझ में आ गया होगा आपको? तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा आपको और आइडिया देता हूँ, आपसे पूछ लेता है नीमी का पहला नाम किस नाम से जानते थे हम। तो आपको क्या करना, ज्यादा आपको सोचना नहीं है, आप यहाँ से एन हटाओ, यहाँ पे सी प्लेस कर दो, यानी क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे अब जो पहले यहाँ पे नेशनल है, अभी हम किस नाम से जानते हैं, नीमी के नाम से जानते हैं, आपको पता है। पर आपसे अगर पूछ ले जाए नीमी को हम पहले किस नाम से जानते थे, तो आपको क्या करना है, एन हटाना है यहाँ पे, और क्या यहाँ पे रिप्लेस करना है, आपको सी लगाना है, यानी क्या हो जाएगा, सेंट्रल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेंट्रल। यानी पहले हम नीमी किस नाम जानते थे, सेंट्रल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट। तो आपको यहाँ से पता चल गया होगा कि मीडिया इंस्टीट्यूट जब भी आपके मीडिया के बारे में आएगा तो कौन करता है, आपका नीमी करता है। चलो देख लेते हैं इसके अलावा नीमी आपका कौन कौन से काम करता है, आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी कि नीम की एक्टिविटीज और क्या क्या है। तो अभी प्रेम सर अच्छे से बताएंगे कि एक्टिविटी आपका क्या क्या करता है आपका। तो अगर हम देखें कि निमी की और कौन कौन सी एक्टिविटी, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, यानी कि जो हमारा इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है, कैसा आप, हमारा जो मटेरियल है वो कैसा होगा, कौन कौन सी थ्योरीज होगी, ब्लूम थ्योरी होगी, डेल कौन सा एक्सपीरियंस होगा, या फिर क्या होगा, एडी मॉडल होगा, क्या होगा। ठीक है, दूसरा है आपका डेवलपमेंट ऑफ क्वेश्चन बैंक। इसका मतलब क्या है कि जो स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन बैंक डेवलप करना। ट्रांसलेशन ऑफ आईएमपी इन हिंदी एंड अदर रीजनल लैंग्वेज। इसका मतलब है जो भी कंटेंट आप डेवलप करोगे उसको हिंदी और दूसरे लैंग्वेजेस में उसको ट्रांसलेट करना, ताकि जो भी स्टूडेंट्स है जो अदर एरियाज से आते हैं उनको वो कंटेंट जो है वो उनकी लैंग्वेज में प्रोवाइड किया जा सके। अवेयरनेस ट्रेनिंग फॉर इंस्ट्रक्टर्स। इसका मतलब है अवेयरनेस ट्रेनिंग। जब आप एक इंस्ट्रक्टर होते हो तो आपको हायर ऑर्डर स्किल्स डेवलप करनी पड़ती है। क्या हायर ऑर्डर स्किल होती है? कैसे आपको बोलना है, कैसे आपको पोज लेना है, कैसे आपको अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना है, ये होती है हायर ऑर्डर स्किल। तो अपने इंस्ट्रक्टर्स को अवेयर करने के लिए, अवेयर मतलब ताकि उसकी जो टीचिंग स्किल है उसको और बेटर किया जा सके, उसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाता है निमी द्वारा। ऑनलाइन लर्निंग, डिजिटाइजेशन ऑफ आईएमपी एंड प्रिपरेशन ऑफ ई लर्निंग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ऑनलाइन लर्निंग। ऑनलाइन लर्निंग जैसे कि आप जानते होंगे निमी ऑनलाइन जो साइट है वहां पर क्या है कि पूरा जूम के थ्रू वेबिनार लिए जाते हैं। आप में शायद कुछ लोग, कम लोग अटेंड कर रहे हैं, तो अटेंड करें, बड़े अच्छे वेबिनार आ रहे हैं वहां पे आजकल।
डेवलपमेंट ऑफ वीडियो इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम। इसका मतलब है वीडियो इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम मतलब जैसे निम्मी है, निम्मी के लगभग 7,500 या 8,000 के आसपास सब्सक्राइबर है यूट्यूब पर। तो वहां पर क्या है कि जो भी वीडियो वो जो भी चीज वो पढ़ाते हैं उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसको वीडियो की फॉर्म में पब्लिक डोमेन में डाल दिया जाता है ताकि आप उसको वहां से इजीली एक्सेस कर पाए, सीख पाए। डेवलपमेंट ऑफ टेक्निकल कॉम्पिटेंसी, इसका मतलब है टेक्निकल कॉम्पिटेंसी। टेक्निकल कॉम्पिटेंसी क्या होता है, जो भी जिस भी आप ब्रांच से आप पढ़ाई कर रहे हो, आप कुछ स्किल सीखने के लिए कर रहे हो, तो क्या आप वो स्किल सीख पाए, तो उसे बोलते हैं टेक्निकल कॉम्पिटेंसी। मीडिया डेवलपमेंट ट्रेनिंग, मीडिया डेवलपमेंट ट्रेनिंग मतलब इसका मतलब ये होता है कि जैसे अभी आज की डेट में हम सब घर पे हैं, ठीक है, लॉकडाउन की वजह से पढ़ाई वगैरह नहीं चल पा रही है, तो कुछ ना कुछ मीडिया तो आपको डेवलप करना पड़ेगा ना, ताकि जो स्टूडेंट्स है वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख पाए। तो मीडिया डेवलपमेंट का काम कि कैसे हम स्टूडेंट्स तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। जैसे उन्होंने जूम ऐप का जो हायर वर्जन है वो खरीद लिया ताकि वो स्टूडेंट्स को बेटर तरीके से उनको ट्रेनिंग दे पाए। तो मीडिया डेवलपमेंट जो है ये काम होता है निम्मी का। इसके अलावा क्या होता है, प्रिंटिंग, पब्लिशिंग एंड मार्केटिंग। प्रिंटिंग का मतलब होता है जैसे आपने देखा होगा कि आपके पास बुक्स होती है निम्मी की, जो कि और बुक्स से काफी बेटर है। अगर मैं बुक्स की बात करूँ ना, जैसे पीओटी की बुक आती है, तो MAR सिद्दीकी की भी बुक आती है, पर उसमें जो इतनी गलतियां है ना, तो आप सिर पकड़ के बैठ जाओगे, ठीक है। मैंने वो बुक ली थी और मतलब यकीन मानिए मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हूँ। डेलकोन ऑफ एक्सपीरियंस अगर आप उसमें पढ़ोगे ना, तो ऊट पटांग उसके अंदर परसेंटेज दे रखी है, तो बिल्कुल भी मत पढ़े, निम्मी की बुक से पढ़े। हो सकता है निम्मी में कुछ मिस्टेक्स हो, बट लेकिन और जगह से रिलायबल डाटा आपको यहाँ मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, प्रिंटिंग। पब्लिशिंग मतलब पब्लिश करना, यानी कि जो आपने सॉफ्ट में जो भी आपने कंटेंट डेवलप किया उसको प्रिंट आउट बना के उसको क्या है, एक बुक की फॉर्म में प्रस्तुत करना, पब्लिशिंग। उसके बाद है मार्केटिंग। तो मार्केटिंग क्या होता है, क्योंकि भाई अब आपने बुक प्रोड्यूस कर दी, लेकिन वो लोगों तक जानी भी तो चाहिए। अब मान लिया निम्मी इतनी मेहनत कर रहा है तो उसे भी तो कुछ प्रॉफिट होना चाहिए ना, तो इसको बोलते हैं मार्केटिंग। मार्केटिंग मतलब अपनी बुक को मार्केटिंग करना, कि मतलब ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसको परचेज करें, ठीक है, ताकि वो जो खराब किस्म की जो बुक है उनके चक्कर में ना पड़े। तो आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है सबको? बहुत अच्छा प्रेम सर ने समझाया, शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलो अगले वाले क्वेश्चन पे करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका। यहाँ पे देखो, मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अप्रेंटिसशिप एक्ट फॉर BE BTech एंड डिप्लोमा होल्डर इज इम्प्लीमेंटेड बाय। इसका क्या मतलब है, आप जो भी स्कीम चला रहे हो BE BTech और डिप्लोमा होल्डर के लिए, मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अप्रेंटिसशिप। इसका मतलब है अगर कोई BE का स्टूडेंट है या BTech का है या डिप्लोमा होल्डर है, उनके लिए जो अप्रेंटिसशिप एक्ट, अप्रेंटिसशिप स्कीम जो आप चला रहे हो, वो किसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है, निम्मी के द्वारा किया जाता है, RDAT के द्वारा किया जाता है, बोर्ड के द्वारा जाता है, या स्टेट ऐप एडवाइजर के द्वारा किया जाता है। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दें, क्या आपका चॉइस है। देखो अभी आप क्या कर रहे हो, आपने CITES कर रहे हो, आपने ITI किया था, आपने अप्रेंटिस किया था। तो यहाँ पे क्या होता है, जब एक ITI करके आप अप्रेंटिस करते हो, तो जो उसका मॉनिटरिंग और इम्प्लीमेंटेशन है ये आपका अलग डिपार्टमेंट करता है। पर जब आप एक तरह से इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जाते हो, जैसे आपने पॉलिटेक्निक कर रहे हो, आप BTech कर रहे हो, आप BA कर रहे हो, ठीक है, BE कर रहे हो, तो इसमें क्या होता है, एक तरह से आपका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आ गया। क्या आ गया आपका, एक तरह से ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं आया, एक तरह से क्या आपका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आ गया। तो जो आपका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, इसमें जो आपके अप्रेंटिस एक्ट है ये आपका अलग डिपार्टमेंट कराता है। मॉनिटरिंग हो गया, इम्प्लीमेंटेशन हो गया, ये आपका अलग डिपार्टमेंट कराता है। तो क्या आपको सीधी सी बात है, आपके नियमित तो कराएगा ही नहीं, नियमित आपका CITES वालों कराता है, CTS वालों कराता है, ITI वालों कराता है, पर ये अगर देखा जाए तो इनमें नहीं आता आपका। अब आपके सामने और भी ऑप्शन होना चाहिए। तो आपके तीसरे नंबर पर आपको ऑप्शन दिख रहा है बोर्ड है, जिसने भी जवाब दिया इसका बोर्ड उसका बिल्कुल सही है। तो आपको पता होना चाहिए बोर्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, और अपने अपने हर क्या होता है ना, हर स्टेट का बोर्ड अलग अलग होता है, मतलब अलग अलग होगा। अगर बात करें मैं यूपी और उत्तराखंड का, तो यहाँ का जो बोर्ड का हेड ऑफिस ये कानपुर में है, चेन्नई का आपका अलग है, पंजाब का आपका अलग है। तो आपको पता होना चाहिए बोर्ड का फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पे आपको शो कर रहा हूँ, आपको शायद आपको चीज यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे क्या है, बोर्ड का फुल फॉर्म B मतलब हो गया बोर्ड, O मतलब हो गया ऑफ, A मतलब हो गया अप्रेंटिसशिप, और T मतलब हो गया आपका ट्रेनिंग, यानी कि बोर्ड ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग। ये होता है, ये जो डिपार्टमेंट होता है ये आपका B.Ed वालों का, BTech वालों का अप्रेंटिसशिप कराता है, ठीक है। पर यहाँ पे बात करें, यहाँ पे देखो आप,
ये किस कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है आपका, तो ये आता है आपका MHRD के अंतर्गत आता है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का आपका अंतर्गत डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है आपका, ठीक है। यहाँ पे देखो साउथ रीजन का ये अलग जो होता है, ठीक है, यानी कि अगर देखा जाए डिपार्टमेंट आपका एक ही है, बोर्ड आपका एक ही है, पर वो होते हैं ना कि इसका आपने अलग अलग एरिया बना दिया कि यूपी का आपका ये चीज रहेगा, एरिया का आपका अगर देखा जाए तो अप्रेंटिस के लिए आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जब मैं एक तरह से पॉलिटेक्निक करके जो अप्रेंटिस करने के लिए रजिस्ट्रेशन कराने में कानपुर गया था, क्योंकि यूपी और उत्तराखंड का जो हेड ऑफिस है बोर्ड का वो आपका कानपुर में है, ठीक है। तो चलो आपको मैं डायग्राम दिखाता हूँ, आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे देखो आप, तो आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि बोर्ड आपका कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है आपका, तो किसमें आता है आपका MHRD मिनिस्ट्री का आपका अंतर्गत आता है, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछ लेता है इसका फुल फॉर्म क्या है, तो क्या इसका बोर्ड ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग, ठीक है। अगर आपने अपने एरिया का देख लेना, क्या अगर आपने पॉलिटेक्निक कर रखा है, बीटेक कर रखा है, तो आपको इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना होता है। आप ऑनलाइन भी करा सकते हो, पर कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम होता है तो आप चाहते हो ऑफलाइन कराना, तो आप इसके ऑफिस में जाके करा सकते हो। तो मैं यहाँ पे गया था कराने के लिए, कहाँ पे गया था, बोर्ड ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग NR, यानी कि कानपुर में गया था। वहां पे कुछ उस टाइम पे इशू चल रहा था, नेट पे कुछ एक तरह से रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा था, तो मैं इसके हेड ऑफिस में गया था कानपुर पे, वहां पर अच्छे से मैंने इसका रजिस्ट्रेशन वगैरह करा के आया था मैं। तो शायद आपको चीजें क्लियर हो गई, पॉलिटेक्निक बीटेक वगैरह के लिए ना आपको अप्रेंटिसशिप करने के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वगैरह कराना होता है, शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर होगी क्लियर है। आगे देखें, चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, AICTE इज ए रेगुलेटर। AICTE एक रेगुलेटर है, रेगुलेटिंग एजुकेशन इन इंडिया। ये किस प्रकार की एजुकेशन को रेगुलेट करता है? पहला ऑप्शन है वोकेशनल, दूसरा ऑप्शन है आपका मेडिकल, तीसरा है इंजीनियरिंग, और फोर्थ ऑप्शन है आपका नन ऑफ द अबव। तो जल्दी से आंसर दे, इसका क्या आंसर हो सकता है? देखो अभी आप क्या कर रहे हो, आप CITS कर रहे हो, CTS कर रहे हो, ठीक है, यानी कि एक तरह से ITI कर लिया आपने। तो ITI के लिए जो एक तरह से डिपार्टमेंट होता है वो वाला आपका रेगुलेटर का काम करता है, रेगुलेट करता है आपको, ठीक है। अगर आप बात करें पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, तो इनका एक अलग डिपार्टमेंट आ जाता है। अगर आप मेडिकल के फील्ड में हो तो मेडिकल के लिए आपका एक अलग डिपार्टमेंट आ जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए कौन सा आपका, और आप एक तरह से आपको ये मेडिकल के बारे में पता हो या ना हो, पर आपको दो चीज पता होना चाहिए, कौन कौन सा, कि एक ITI के लिए कौन सा डिपार्टमेंट होता है आपका, और एक तरह से इंजीनियरिंग के लिए कौन सा डिपार्टमेंट होता है। क्योंकि ITI से जस्ट ऊपर लेवल के जाओगे आप, यानी कि टेक्नीशियन होता है ना ITI, इससे जस्ट ऊपर जाओगे तो आपका इंजीनियरिंग आ जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा डिपार्टमेंट है। तो जिसने भी इसका जवाब दिया आपका ऑप्शन नंबर C उसका बिल्कुल सही है। मैं आपको यहाँ पे इसका फुल फॉर्म बता देता हूँ, आपसे पता होना चाहिए कि AICTE का इसका फुल फॉर्म क्या होता है आपका, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ये जो डिपार्टमेंट है ये किसका कराता है, आपका पॉलिटेक्निक हो, बीटेक वाले हो, या फिर एक तरह से क्या बोल सकते हैं जो भी आपके इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, इन सबको कौन चलाता है, ये कराता है आपका AICTE, ठीक है। शायद आपको चीजें क्लियर होगी, प्रेम से बताएंगे आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी। पर जिसने इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर C उसका बिल्कुल सही है। इसके बारे में इतना ही काफी था, ठीक है, जो भी गौरव सर ने बताया ये काफी है। तो यहाँ ऑल पे इंडिया देखो, काउंसिल फॉर हाँ, टेक्निकल तो एजुकेशन। ये देखो ये हेड ऑफिस आपका इसका, ठीक है। ये कौन कराते हैं, जो भी आपका ITI वगैरह है, सॉरी पॉलिटेक्निक बीटेक, एक तरह से अगर देखा जाए ना, आप ITI करते हो तो आप मान्यता वगैरह कहाँ से लेते हो, NCVT वगैरह से लेते हो। पर अगर देखा जाए अगर आप पॉलिटेक्निक कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, तो वहाँ के जो एक तरह से कॉलेज है, इंस्टीट्यूट वगैरह, एक तरह से जो आपके इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह है, तो यहाँ से अपने आप को वेरीफाई कराते हैं क्या चीज है, और जो भी चीज होता है कौन रेगुलेट करता है, आपका AICTE करता है आपका, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है आपका, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। शायद आपको चीजें क्लियर होगी, इसमें आपका बीटेक आ जाएगा, आपका पॉलिटेक्निक आएगा, यानी जितने आपके इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आएगा आपका इसके अंतर्गत आ जाएगा आपको। तो शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर होगी। क्लियर है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज द नेम ऑफ पर्सन whose main job is to conduct training program। वो उस पर्सन का नाम बताइए जिसका मेन काम क्या है, ट्रेनिंग प्रोग्राम को कंडक्ट कराना है। विच इंक्लूड, जिसमें क्या आता है, प्लानिंग, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, टेस्टिंग एंड एवोल्यूशन। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन कौन कौन से हैं? ओके, एक और रिकॉर्ड कर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ गया, प्रेम सर आपको बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर डेवलपमेंट एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ नेशनल लेवल VTP। ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। इसका मतलब क्या, अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है, सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो क्या करती है, डेवलपमेंट एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ नेशनल लेवल VTP। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि VTP क्या होता है।
वीटीपी का फुल फॉर्म होता है वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन वो बॉडी कौन सी है जो क्या करती है, डेवलपमेंट एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ नेशनल लेवल वीटीपी, जो डेवलपमेंट और कोऑर्डिनेशन यानी कि सहयोग करती है नेशनल लेवल वीटीपी को डेवलप करने में। नेशनल लेवल वीटीपी मतलब बड़े स्तर पर, नेशनल लेवल पर वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स डेवलप करने के लिए। तो चार ऑप्शन आपके सामने है, पहला है डीजीटी, दूसरा है डीईटीज, थर्ड ऑप्शन है आपका एमएसडी और फोर्थ आपका ऑप्शन है एमओएलई। तो जल्दी से आंसर दे, इसका क्या आंसर हो सकता है? कल इसके बारे में सर ने बताया था आपको, वीटीपी, जिसको अगर फुल फॉर्म बताया कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं इसका फुल फॉर्म क्या है। इसको अगर देखा जाए तो इसको डेवलप करने के लिए, कहाँ पे डेवलप करने के लिए, बिल्कुल एक तरह से हाई लेवल पे, नेशनल लेवल पे डेवलप करने के लिए। तो कौन से इसके लिए कौन सा चीज होता है, कौन सा संगठन होता है इसका, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो शायद आपको अच्छे से पता होगा। तो जिसका भी कमेंट बॉक्स में जवाब आ रहा है डिस्ट्री, उसका बिल्कुल सही है। कौन करता है आपका, डिस्ट्री करता है। पेपर में आपसे भी पूछ लेता है कभी कभी ना, आपके सामने क्या आ जाएगा, वीटीपी आ जाएगा, आपसे पूछ लेगा वीटीपी का फुल फॉर्म क्या है। तो जिसको भी पता है इसका फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। इसका क्या होगा, क्या इसका ये होगा, सॉरी, वीटीपी का फुल फॉर्म क्या होगा, जल्दी जवाब दे उसका। तो जिसने भी कमेंट बॉक्स में लिखा है वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडर, बिल्कुल सही है। तो वीटीपी का आपका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, क्या होता है, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स। शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर होगी। क्लियर है, तो फुल फॉर्म भी आपका क्लियर हो गया। आपको ये भी पता चल गया कि जो वीटीपी है उसको एक तरह से क्या कहते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर एक तरह से डेवलपमेंट कौन करता है, तो आपका डिस्ट्री करता है। कौन करता है, आपको डिस्ट्री करता है। शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर होगी। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ पर्सन whose main job is to conduct training program which include planning, preparation, presentation, testing and evaluation। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसका मेन काम क्या है, ट्रेनिंग प्रोग्राम को कराना है, जिसमें क्या क्या चीजें आ जाती है, प्लानिंग, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, टेस्टिंग एंड एवोल्यूशन। तो चार ऑप्शन आपके सामने है, एचओडी ऑफ डिपार्टमेंट, सेकंड है प्रिंसिपल, थर्ड है इंस्ट्रक्टर और फोर्थ ऑप्शन है आपका लर्नर। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए आपका क्या आंसर होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन। आपको ज्यादा दो, आप सोच रहे इतना लंबा क्वेश्चन है, पेपर में आएगा नहीं आएगा, पर इतना आपको फोकस नहीं करना। आपसे क्या पूछ रहा हूँ, आपको उस पर्सन के नाम पूछ रहा है। कौन सा पर्सन, जो क्या करता है, एक तरह से जो आपका जॉब है ना, क्या जो आपका जॉब है, जिसका मुख्य काम क्या है, जो आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसको क्या करता है, एक तरह कंडक्ट करता है। क्या करता है, कंडक्ट करता है। और उसमें उसके अंदर क्या क्या आपका इंक्लूड होता है, उसके अंदर प्लानिंग होता है, आपका प्रिपरेशन होता है, प्रेजेंटेशन होता है, टेस्टिंग होता है और क्या होता है, इवोल्यूशन होता है। यानी कि आप उस पर्सन का नाम बताओ जो क्या करता है, जो आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम करता है। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम किसके लिए करता है, आपके जॉब के लिए करता है, कंडक्ट करता है उसको। ठीक है, इसका मुख्य काम क्या है, एक तो ट्रेनिंग प्रोग्राम को एक तरह संचालित करना, उसको कंडक्ट करना। ठीक है, उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है, उसके अंदर प्लानिंग भी आता है आपका, प्रिपरेशन भी आता है, प्रेजेंटेशन, टेस्टिंग, इवोल्यूशन, आपको ये चीज इंक्लूड है उसके अंदर। ये चीज कौन करता है आपको अच्छे से पता है। जब आप लेसन प्लान वगैरह देते हो, क्या देते हो, लेसन प्लान देते हो, तो कौन देता है, आपका इंस्ट्रक्टर देता है ना आपका। क्योंकि इंस्ट्रक्टर ने क्या डेवलप किया, उसने WIM किया। WIM क्या, दो मटेरियल हो गया, टीचिंग मटेरियल, लर्निंग मटेरियल। टीचिंग मटेरियल आपके लेसन प्लान, डेमो प्लान। तो डेमो प्लान भी अगर देखे जाओ, अगर आपको याद नहीं है तो लेसन प्लान के कितने स्टेप होते हैं, 4 होते हैं, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, टेस्टिंग। तो आपको वहां पे नहीं जाना, आपको गहराई में नहीं सोचना, आप एक तरह से अपना बेसिक चीज यूज करो कि ये काम कौन करता है। तो ये आपका इंस्ट्रक्टर करते हैं ना, आपका कौन करता है, इंस्ट्रक्टर कहता है। तो जिसने भी इसका जवाब दिया सी यानी कि इंस्ट्रक्टर, उसका बिल्कुल सही है। ये चीज कौन करता है, इंस्ट्रक्टर करता है, जिससे कि उसके जो ट्रेनेज है उसकी एक तरह से प्लानिंग कर सके, कैसे पढ़ाना है उसको। ठीक है, प्रेजेंटेशन उसको कैसे शो करना है, उसके एक तरह से एप्लीकेशन कैसे करे, उसका एप्लीकेशन के बारे में पता होता है उसका। ठीक है, और लास्ट में उनके इवोल्यूशन की जांच कैसे करें, ये सब आपका इंस्ट्रक्टर ही करता है। तो शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर होगी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, व्हाट द नेम ऑफ रोल by which the instructor should always update their knowledge, upgrade their skill with new technique। इसका मतलब है एक इंस्ट्रक्टर को किसका रोल प्ले करना चाहिए जिसके तहत वो अपनी नॉलेज को, अपनी स्किल को और अपनी टेक्निक को और बेहतर करेगा। उसे कैसा काम करना चाहिए, किसका रोल प्ले करना चाहिए, एज ए स्टूडेंट, एज एन ऑर्गेनाइजर, थर्ड एज ए मैनेजर और एज ए प्रिंसिपल। तो जल्दी से बताए इसका क्या आंसर हो सकता है।
जो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका इंस्ट्रक्टर होता है उसके एक तरह से रोल होता है, कैसे कैसे होते हैं। तो उसके रोल तो बहुत अच्छे जगह अलग अलग होते हैं। पहला उसका मेन रोल कहाँ पे होता है, तो पहला उसका होता है ऑर्गेनाइजर के रूप में। किसमें होता है, ऑर्गेनाइजर के रूप में होता है। दूसरा किस रूप में होता है, एक मैनेजर के रूप में होता है। तीसरा किस रूप में उसका एक तरह से रोल होता है, तो होता है आपका स्टूडेंट के रोल में। तो आपको पता होना चाहिए कि तीनों रोल में आपका क्या क्या होता है, इसके अंदर उसकी कौन कौन सी जिम्मेदारियां होती है, इसके अंदर क्या करता है, इसके अंदर क्या करता है, इसके अंदर क्या करता है। तो सबसे पहला जिसने जो भी इसका जवाब दे रहे हैं ना ऑर्गेनाइजेशन, उसका बिल्कुल गलत जवाब है इसका, ठीक है। आपको ये चीज पता ही नहीं है कि जब आपका जो इंस्ट्रक्टर है, जब वह एक तरह से किस रोल में, स्टूडेंट के रोल में है, तो उसकी जिम्मेदारी क्या है। जब एक ऑर्गेनाइजर के रोल में है तो उसका जिम्मेदारी क्या है। जब वो एक तरह से मैनेजर के रोल में है तो उसकी जिम्मेदारी क्या है। तो आपको जब तक ये पता नहीं होगा ना, आप चीजों को कंफ्यूज होते रहोगे, ठीक है। तो जब वो एक तरह से ऑर्गेनाइजर के रूप में होता है, तो इसमें क्या करता है, वो एक तरह से क्या करता है, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आपके इंस्टीट्यूट में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, इंस्टीट्यूट में होते हैं। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम को क्या करता है, एक तरह से ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है। उसके बाद एक तरह से क्या करता है, जो एक तरह से आपका वर्कशॉप होता है उसका डेमोस्ट्रेशन करता है आपका, ये भी आपका किसमें आएगा, ऑर्गेनाइजर के तौर पे आएगा। इसके अलावा क्या करता है, एक तरह से जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है उसको संचालन करता है, उसमें क्या करता है, प्लानिंग करता है, प्रिपरेशन करता है, प्रेजेंटेशन देता है, टेस्टिंग देता है। ये भी आपका किसमें काम आता है, ये आपके ऑर्गेनाइजर के रूप में काम करता है। इसके अलावा क्या करता है, वो एक तरह से जो टीचिंग एड है उसको प्रिपेयर करता है, उसको तैयार करता है, यानी कि टीचिंग मटेरियल को प्रिपेयर करता है, किस रूप में, एक तरह से ऑर्गेनाइजर के रूप में करता है। अब हम बात करें मैनेजर के रूप में, उसका क्या काम होता है। तो एक तरह से मैनेजर के रूप में क्या करता है, वो जो भी आपके टूल्स है, इक्विपमेंट है, उसको भी एक तरह से मेंटेनेंस करता है। क्या करता है, एक तरह से मेंटेनेंस करने का काम करता है। किस फॉर्म में करता है, एज ए मैनेजर के फॉर्म में। इसके अलावा कौन सा काम करता है, एक तरह से सुपरवाइज द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, यानी कि एक तरह से जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कराया जा रहा है उसके एक तरह से सुपरवाइजर के रूप में एक तरह से उसको मैनेज करता है। और साथ ही साथ क्या करता है, अपने जो भी और जिम्मेदारी है किसके थ्रू, इक्विपमेंट और आपके टूल्स के प्रति, तो अपना निभाता है एक मैनेजर के रूप में। अब हम बात करें स्टूडेंट के बारे में, तो जो ये क्वेश्चन आपका है इसका जिसने भी जवाब दिया एक एज ए स्टूडेंट, वो बिल्कुल सही है। जब वो स्टूडेंट के रूप में काम करके करता है, वो अपने नॉलेज को अपने नॉलेज को और क्या करता है, अपने स्किल को क्या करता है, टाइम के अकॉर्डिंग अपडेट करता रहता है। क्या करता है, अपने नॉलेज को, अपने स्किल को टाइम के साथ क्या करता है, अपडेट करता रहता है। ये कब करता है, वो एज ए स्टूडेंट के रूप में। क्यों, क्योंकि आपके जो ट्रेनिंग होते हैं ना, ये चेंजेस देखने को मिलता है। अभी ट्रेनिंग कुछ और सीखेंगे, कल को कुछ और सीखेंगे। अगर अपने आप को ये अपडेट करते नहीं रहेंगे ना, तो फिर आगे चल के प्रॉब्लम होगी। तो जब आपका ट्रेनिंग, जो आपका इंस्ट्रक्टर है, एज ए स्टूडेंट के फॉर्म में होता है, तो क्या करता है, एक तरह से अपडेट देयर नॉलेज, अपग्रेड देयर स्किल विद एनी टेक्निक, यानी जो भी आपका कोई भी टेक्निक है, कोई भी कौशल है, उसको लगातार अपडेट करते रहते हैं। जब आपका इंस्ट्रक्टर किस रोल में रहेगा, एज ए स्टूडेंट। तो शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर होगी। इसमें क्या करते हैं वो, जब मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, तो कोई भी प्रोग्राम होता है उसको ऑर्गेनाइज करता है, आपका टीचिंग मटेरियल डेवलप करता है, प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन करता है। मैनेजर में क्या किया उसने, जो टूल्स और इक्विपमेंट उसका मेंटेनेंस करने के काम करता है। तो शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर होगी। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे अगला 11th नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने। व्हाट इज द नेम ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी which take maximum effort to develop his personality and cultivate pleasant manner? वो कौन सी जिम्मेदारी है जिसके लिए मैक्सिमम एफर्ट लगता है, जिम्मेदारी का नाम जिसमें अधिकतम प्रयास लगते हैं उसके व्यक्तित्व को तरीके से विकसित करने में। तो चार आपके ऑप्शन है, टूवर्ड्स लर्नर्स, टूवर्ड्स द सोसाइटी एंड नेशन, टूवर्ड्स हिम और हर, टूवर्ड्स द प्रोफेशन। तो जल्दी से बताइए वो क्या हो सकता है आंसर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या है, जब तक आप अपने आप को डेवलप नहीं करोगे ना, जब आप एक तरह से बेटर आप खुद नहीं हो, तो दूसरों को आप कैसे बेटर बना पाओगे, ये बताओ। जब मुझे खुद नहीं पता कि ये कि चीज क्या, मतलब सपोज करो मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, मैं खुद एक तरह से डाउटफुल में हूँ कि मुझे थ्योरी ये चीज है, ये चीज नहीं है, मैंने अपना खुद का डेवलपमेंट नहीं किया है, तो क्या मैं अपने प्रोफेशनल का जो मेरा व्यवसाय है, क्या मैं उसको डेवलप कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। क्या जो मेरे जो ट्रेनर्स है, क्या उनके लर्निंग को मैं बेस्ट बना पाऊंगा, नहीं बना पाऊंगा। जब मैं खुद डेवलप नहीं हूँ यार, तो मैं अपने नेशन को, अपने राष्ट्र को, अपनी सोसाइटी को कैसे डेवलप कर पाऊंगा, कैसे नहीं कर पाऊंगा ना, नहीं कर पाऊंगा। तो आपका क्वेश्चन ये पूछ रहा कि जो आपके एक तरह से इंस्ट्रक्टर है, चाहे कोई भी है, ठीक है, एक तरह से क्या करें, उनकी कौन सी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी का क्या करना है आपका, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का आपका नाम बताना है जिसमें कि आपका मैक्सिमम एफर्ट लगता है। क्या लगता है, आपका अधिकतम प्रयास लगता है। किसके लिए, अपने पर्सनालिटी को क्या करने के लिए, एक तरह से डेवलप करने के लिए। क्या करने के लिए, डेवलप करने के लिए। किसको डेवलप करने के लिए, अपने पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए, और अपने किसको,
अपने जो प्लेजेंट मैनर को एक तरह से विकसित करने, यानी आपको एक तरह से जो आपका व्यक्तित्व है उसको विकसित करने के लिए। तो यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे ऑप्शन है कि आपके ट्रेनिंग के प्रति आपकी बेस्ट जिम्मेदारी होती है, जिसमें आप मैक्सिमम एफर्ट दिखाते हो, या फिर अपने सोसाइटी या फिर अपने नेशन के थ्रू, अपने राष्ट्र के, या फिर अपने खुद के प्रति हर सेल्फ, या फिर अपने हिम सेल्फ के थ्रू, या फिर अपने प्रोफेशन के थ्रू। तो मैंने आपको बताया, आपको चीज शायद क्लियर हो गई होगी। सबसे आपको मैक्सिमम एफर्ट कब लगता है, जब आप खुद को एक तरह से क्या करते हो, डेवलप कर लेते हो। अगर आपने खुद को डेवलप कर लिया ना, तो भाई आपके ट्रेनिज हो, आपका सोसाइटी हो, आपका प्रोफेशन हो, आप हर किसी को डेवलप कर लो। पर सबसे पहले आपको किसको डेवलप करना है, खुद को करना है। किसको करना है, खुद को करना है। तो जिसने भी इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी, उसका बिल्कुल सही है। क्या उसकी जिम्मेदारी, उसके टुवर्ड हिम, यानी खुद अपने आप के प्रति सबसे ज्यादा जिम्मेदारी। अपने आप को अगर डेवलप कर लिया तो भाई अगर सामने ट्रेनिज और नेशन हो, हर किसी को कर लेगा। शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर हो गया होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रेम सर बताएंगे क्या चीज है। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये भी आपका। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, What action to be taken by the instructor before teaching? इसका मतलब है आपको एज ए इंस्ट्रक्टर आपको क्या एक्शन लेना चाहिए बिफोर टीचिंग, टीचिंग करने से पहले। और सिस्टमेटिक अरेंजमेंट्स मेड बेस्ड ऑन अवेलेबल रिसोर्सेज, यानी कि जब आप अवेलेबल रिसोर्सेज का सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करते हो तो आपको ये सब करने से पहले, ठीक है, आपको क्या एक्शन लेना चाहिए। पहला ऑप्शन है प्लानिंग, दूसरा है प्रिपरेशन, थर्ड है आपका असेसमेंट, और फोर्थ आपका ऑप्शन है मेथड। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा आपका। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन, आपसे बहुत अच्छा से बता रहा है। भले में आपको लंबा लग रहा है, क्वेश्चन का लंबा है ऐसा कुछ नहीं है। आपको पहले एक तरह से अच्छे से समझना है इसको। क्या करेगा क्वेश्चन आपका, यहाँ पे देखो अवेलेबल सोर्सेज, रिसोर्सेज, यानी आपके पास क्या होता है जब आप कोई टीचिंग वगैरह करने जाते हो, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, सपोज कर आप पढ़ाई भी कर रहे हो ना, तो आपके पास बहुत से रिसोर्सेस हैं कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या चीज है। तो आपसे वही पूछ रहा कि आपके पास क्या है, बहुत से सारे रिसोर्सेस है आपके पास। ये मटेरियल है पढ़ने के लिए, ये चीज है आपके, मतलब एक तरह से बहुत ज्यादा है। तो आप क्या करते हो उसका, आप जब टीचिंग करते हो, ठीक है, आप क्या करते हो जब टीचिंग करते हो, तो टीचिंग करने से क्या करते हो, जो आपके पास अवेलेबल जो रिसोर्स है आप उसको क्या करते हो, एक तरह सिस्टमेटिक तरीके से अरेंजमेंट करते हो। क्या करते हो, अरेंजमेंट करते हो उसके तरह से व्यवस्थित करते हो कि आप जब टीचिंग करो तो आपके पास बहुत से सोर्स है। आप चाहोगे ना सोर्स के सिस्टमेटिक तरह से अरेंज करूं, कि जब मेरा एक तरह से सिस्टमेटिक तरह से जब अरेंजमेंट हो जाएगा तो जब मैं टीचिंग करना चाहूंगा तो मुझे एक तरह से बढ़िया होगा। क्यों, जैसे आपको छत पे चढ़ना, आप चाहते हो कि अपने छत पे चढ़ना चाहते हो, चाहे कहीं भी जाना चाहते हो, तो एक तरह से स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हो ना, एक सेकंड सीढ़ी पे जाते हो, आगे बढ़ते हो, आगे बढ़ते हो, आगे बढ़ते हो। तो यानी कि एक तरह से आप सीक्वेंस से आगे बढ़ते हो। तो आपको क्या करना, आपसे वही पूछ रहा कि आपके पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेस है, आप उसको क्या करते हो, सिस्टमेटिक तरीके से अरेंजमेंट करते हो टीचिंग से पहले। तो ये एक्शन आप किस में लेते हो, क्या प्लानिंग में लेते हो, प्रिपरेशन में लेते हो, असेसमेंट में लेते हो, मेथड में लेते हो। तो आप किस में करते हो, प्लानिंग में करते हो। जब आप लेसन प्लान भी देने जाते हो ना, तो आप सबसे पहले कौन सा मेथड आता है, प्लानिंग आता है। प्लानिंग में कौन सा नियम यूज करते हो, रेडिनेंस का नियम यूज करते हो। अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे क्या होता है, ठीक है। तो शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। हाँ, सबसे प्यारा क्वेश्चन आपका ये बनता है कि जो आपका इंस्ट्रक्टर है उसके अंदर सबसे पहले कौन सा गुण होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो उसके अंदर सबसे ज्यादा जो होता है प्लानिंग, उसको पता होना चाहिए प्लानिंग कैसे करते हैं। अगर वो प्लानिंग नहीं करता अपने टीचिंग में तो टीचर आपका सही नहीं है, आपका इंस्ट्रक्टर बिल्कुल सही नहीं है। तो उसे प्लानिंग मेथड उसे आना चाहिए कि प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग कैसे करते हैं। सबसे बेस्ट जो तरीका होता है प्लानिंग, उसे आना ही आना चाहिए, कंपल्सरी है, बिल्कुल मस्ट भी यही है। इसके लिए इंस्ट्रक्टर के लिए मस्ट भी आपका प्लानिंग। शायद आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज रिक्वायर्ड टू लर्न मोर इफेक्टिवली। अगर आप चाहते हो कि आप ज्यादा बेहतर तरीके से सीख पाएं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। उसके लिए आपका क्या चाहिए, पहला ऑप्शन है बेस्ड ऑन पोस्ट एक्सपीरियंस, यानी कि पहले से एक्सपीरियंस होना चाहिए। दूसरा आपका ऑप्शन है बाय एक्टिविटी, यानी कि आपको एक्टिविटी करनी चाहिए। थर्ड ऑप्शन है थ्रू ह्यूमन सेंसेस, यानी कि आपको सामने वाले के बिहेवियर का अंदाजा होना चाहिए, ठीक है। और फोर्थ आपका ऑप्शन है मोटिवेशन, यानी कि आप मोटिवेशन हो, आप जब होंगे तब आप बेटर तरीके से सीख पाएंगे। तो जल्दी से आंसर दे, क्या आंसर हो सकता है। यहाँ पे देखो आप बहुत कंफ्यूज हो कि पास्ट एक्सपीरियंस है वहां पे, ठीक है। यहाँ पे देख लें बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस हो सकता है ये, ठीक है। एक्टिविटी करना आपको, या फिर जो आपके ह्यूमन सोर्सेस उसके थ्रू करोगे, या फिर आपको मोटिवेशन चाहिए जिसके वजह से आप भी एक तरह से इफेक्टिव एक तरह से लर्न कर सकते हो। तो आपके यहाँ पे ऑप्शन अलग अलग आ रहे हैं। क्यों आपके अलग अलग इसलिए आ रहे हैं यार, जब हम लर्निंग करते हैं, ठीक है, तो लर्निंग में ये जो आपके 4 पॉइंट दिख रहे हैं ये तो सारे आते हैं। आप ये सोच रहे हैं मोटिवेशन में होता हूँ
तो मैं अच्छे से पढ़ता हूँ, अच्छी बात है। जब एक से मतलब एक तरह से क्या करते हैं, मल्टीपल सेंसेस का जब मैं यूज करता हूँ तो वहां भी आपका आता है, ठीक है। जब आप एक तरह से एक्टिविटी करते हो तब भी होता है, आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस से भी करते हो तब बेस्ट तरीके से सीखते हो। तो इसका तो भैया अलग अलग है, क्या चीज है क्या चीज नहीं है। पर जिसने भी जवाब दिया इसका मैंने आपको बताया था, लर्निंग के हमारे कितने स्टेप होते हैं, 4 होते हैं। पहले क्या था आपका, आपका क्रिएट द नीड था, उसके बाद आप क्या कर रहे थे, एक तरह से ग्रेडर इन्फॉर्मेशन, तीसरा था आपका एक्टिविटी, चौथा था आपका एक तरह से गोल अचीवमेंट, यानी कि क्या एक्टिविटी आपको सबसे मेन जो रिक्वायरमेंट है ना एक्टिविटी, अगर आप एक्टिविटी खुद करोगे ही नहीं ना, तो जो आपके पास्ट एक्सपीरियंस हो, जो आपके सेंस ऑर्गन, आप जब काम करोगे तभी तो आपके सेंसेस ऑर्गन एक तरह से क्या होंगे, जब काम करेंगे वो, आप एक तरह से कुछ चाहोगे तभी तो एक तरह से आप मोटिवेशन होगे। जब आप कोई मोटिवेट कर, आप चाह भी नहीं रहे मोटिवेशन होना, आप कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहे हो मोटिवेट होने के लिए, तो क्या मतलब है, कुछ हो ही नहीं पाएगा, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो जिसने भी इसका जवाब दिया आपका एक्टिविटी, उसका बिल्कुल सही है। अब आप समझ रहे हो एक्टिविटी क्या, इसका मोटिवेशन भी हो सकता था, इसका ह्यूमन सेंसेस भी हो सकता है, इसका आपका पास्ट एक्सपीरियंस भी हो सकता था। तो आखिर एक्टिविटी ही क्यों हुआ, तो चलो उसको प्रेम सर अच्छे से बताएंगे, यहाँ पे आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर अगर हम देखें कि लर्निंग के लिए एक्टिविटी क्यों जरूरी है, तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं कि लर्निंग एक्टिविटी रिक्वायर्स वी लर्न टू डू बाय डूइंग। इसका मतलब है जब हम खुद करते हैं तो हम ज्यादा बेटर तरीके से सीखते हैं। अगर हम देखें जो हमारा डेलकॉन ऑफ एक्सपीरियंस है, तो उसमें जो सबसे लोएस्ट लेवल दे रखा है वो है आपका डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस। वो भी इसी बात को जोड़ देता है कि अगर आप किसी काम को अपने आप करते हो, अगर आप किसी प्रैक्टिकल को अपने आप करते हो, तो आप बेस्ट तरीके से सीखते हो। ठीक है, जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा कि हमारे जैसे टीचर है, हम एनएसटी देहरादून से हैं, तो हमारे यहाँ आरपी आर्य सर हैं। तो वो हमारे यहाँ क्या है कि जैसे कंपटीशन कराते हैं, कौन जल्दी ईडी की सीट बनाएगा, कौन ज्यादा से ज्यादा टीम बना दी उन्होंने दो। वहां पे उन्होंने कहा कि कौन सी टीम, देखते हैं कौन सी टीम सबसे ज्यादा मार्क्स लाएगी, जैसे अगर हम सिंबल वगैरह बनवा रहे हैं तो वहां पे क्या होता है कि वहां फिजिकली इन्वॉल्व होते हो, वहां पे आप बहुत अच्छा कॉन्सेंट्रेशन आपका काम करता है। ठीक है, तो ये जो आपका मेंटल और जो ये फिजिकल जो ये कोलेब्रेशन हो रहा है, इसकी वजह से क्या होता है, जो आपकी लर्निंग होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, बहुत बढ़िया होती है। ठीक है, तो अगर हम अगले पेज पे आए तो यहाँ पर भी यही बता रहा है वो। ठीक है, तो कुल मिला के एक्टिविटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है अगर आप एक्टिविटीज के थ्रू पढ़ा रहे हो। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको और देना चाहूंगा, जैसे हम लोग कितने टाइम में कितना परसेंट भूल जाते हैं, तो इसके बारे में एक बार मैंने क्या किया था, क्लास में 2 टीमें बनाई थी। ठीक है, एक बार एक टीम लड़के एक तरफ थी और लड़के एक तरफ थे। तो आप यकीन नहीं करेंगे, लगभग 95% क्वेश्चन जो थे तो वो एक्टिव, तो उसमें क्या था कि लड़कों ने बाजी मार ली थी। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब कि जब एक्टिविटी करते हैं तो एक्टिविटी में क्या करते हैं, क्योंकि वहां पे दिमाग पे जोर देना पड़ता है, तो वहां पे एक कंपटीशन रहता है कि मेरे को पहले जल्दी जवाब देना है, मेरे को ज्यादा अच्छा करना है, मेरे को अपनी टीम को जिताना है। तो वहां पे आपकी एक तरीके से मेंटल और फिजिकल दोनों प्रकार की एक्टिविटी होती है। वहां आप उत्साहित होते हो कि हाँ मेरे को जवाब देना है, वहां आप मेंटली प्रिपेयर होते हो कि मेरे को जल्दी से जवाब देना है। तो वो जो लर्निंग होती है आपकी, वो बेस्ट लर्निंग होती है। तो अगला यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। तो एक्टिविटी मतलब क्या, जब आप खुद को खुद करते हो, यानी कि तरह फिजिकल इन्वॉल्व रहते हो, क्या करते हैं फिजिकली, इसमें क्या करते हैं वर्क करते हो, क्या करते हैं फिजिकली, यानी आप एक तरह से हाथ से करते हो, डूइंग करते हो, तो आपको बेस्ट सीखते हो। तो एक्टिविटी इसका हो जाएगा। शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर होगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने हिंदी में ले लिया, अगर किसी को सीखना तो यहाँ पे भी स्क्रीनशॉट लेके वो देख सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों मैंने अलग अलग कर दिया, शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर होगी। क्लियर है, चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या आपका, ये भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन आपका। ठीक है, तो अगला आपका क्वेश्चन है, WIM यूज्ड इन ITI। WIM क्या होता है, वर्क इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। ठीक है, वर्क इंस्ट्रक्शनल मटेरियल यूज्ड इन ITI। इसका मतलब यह है कि अगर ITI में अगर आप उनको कुछ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल देना चाह रहे हो, ठीक है, फॉर गिविंग इंस्ट्रक्शन इज प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ, उनको किस रूप में दिया जा सकता है, प्रिंटेड मटेरियल के रूप में दिया जा सकता है, डुप्लीकेट मटेरियल के रूप में दिया जा सकता है। डुप्लीकेट मटेरियल यानी कि आपने जीरोक्स करा दिया, दे दिया। थर्ड है आपका पिक्चर्ड मटेरियल। पिक्चर्ड मतलब आपने वहां पे जो भी मटेरियल डेवलप किया है उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा डायग्राम्स डालने हैं, ज्यादा से ज्यादा इमेजेस डालने हैं, ताकि आपका जो स्टूडेंट है वो किसी भी प्रोसेस को, किसी भी कॉन्सेप्ट को और बेहतर तरीके से समझ सके। और फोर्थ आपका ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो जल्दी से आंसर दीजिए, इसका क्या आंसर हो सकता है। तो यहाँ पे आपको शायद क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्लियर है, इसका जवाब दो जल्दी कमेंट बॉक्स में।
बहुत अच्छा क्वेश्चन। आप ये सोच रहे हो यार रिटर्न इंस्ट्रक्शन मटेरियल हो गया चाहिए सब है, इसमें आपके पास प्रिंटिंग मटेरियल आता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको समझना है कि डुप्लीकेट मटेरियल क्या होता है, पिक्चर मटेरियल क्या होता है, आपका प्रिंटिंग मटेरियल क्या होता है। ये लगभग लगभग आपका सेम ही होते हैं लगभग लगभग, ठीक है। तो जिसने भी इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी उसका बिल्कुल सही है, प्रिंटिंग मटेरियल भी है आपका, डुप्लीकेट मटेरियल भी। हाँ, कभी आपसे ये पूछ रहा था जो डिस्टेंस लर्निंग है वहां पे जो डिस्टेंस लर्निंग जो सबसे पहले मेथड यूज करते थे वहां पे हम कैसे मटेरियल प्रोवाइड कराते थे, तो हम वहां पे कराते थे प्रिंटेड मटेरियल। कैसे कराते थे? प्रिंटेड मटेरियल वहां प्रोवाइड कराते थे लर्नर के लिए। अभी क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, हमारा क्वेश्चन है वो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसका जिसने जवाब दिया डी यानी कि ऑल ऑफ दिस उसका बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लर्निंग इज इफेक्टिव। लर्निंग इज इफेक्टिव व्हेन इनिशियल लर्निंग इज इमीडिएटली फॉलोड बाय। लर्निंग इफेक्टिव होगी कब? अगर लर्निंग के बाद इस काम को किया जाए। कौन सा काम? वो आपको बताना है। प्रेजेंटेशन दी जाए, मोटिवेशन दिया जाए, इवैल्यूएशन किया जाए, या फिर एप्लीकेशन यूज किया जाए। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर हो सकता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका। क्या पूछा आपका? जो आप लर्निंग करते हो, क्या कर रहे हो आप? लर्निंग कर रहे हो, तो आप चाहते हो ना कि आपकी लर्निंग बिल्कुल इफेक्टिव हो, बिल्कुल एक तरह से प्रभावी हो। तो आपको क्या करना है? टीचर ने आपको सिखा दिया, सपोज करो आपके टीचर ने आपको समझा दिया, मैंने आपको बताया आपको फॉर्मूला मैंने याद करवा दिया, सपोज करो मैथ की क्लास चल रही है, मैंने आपको फॉर्मूला याद करा दिया। तो आप चाहते हो ना ये फॉर्मूला आपके माइंड में लंबे टाइम तक बना रहे। क्या आप चाहते हो ना लंबे टाइम तक बना रहे? तो मैंने आपको पढ़ा दिया, पढ़ाने के बाद आपके इमीडिएटली आपको क्या करना है, बिल्कुल सीखने के तुरंत बाद आपको क्या करना है? तो आप क्या करोगे? उसका यूलिएट करोगे, मोटिवेशन करोगे, प्रेजेंटेशन करोगे, क्या करोगे? हाँ, मैंने आपको सिखा दिया फॉर्मूला, सपोज कर मैंने आपको 4 फॉर्मूला बता दिए। अब आप क्वेश्चन आपने लिया, क्वेश्चन के बाद आप घर पे गए, आप उसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि एप्लीकेशन करना स्टार्ट कर दिया। जब आप बार बार उसका प्रैक्टिस करोगे, यूज करोगे उसका, तो आपके माइंड में लंबे टाइम तक याद रहेगा। यानी कि चीजें आप जिसने ऑप्शन नंबर डी इसका जवाब दिया बिल्कुल सही, आपने चीजों को सीख लिया। सीखने के बाद जब उसका एप्लीकेशन करोगे ना तब आपको याद रहता है। अगर आप उसका एप्लीकेशन नहीं करोगे, आप उसका यूज नहीं करोगे तो आप भूल जाते हो। मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। आप इसका अगर यूज नहीं करोगे ना, जैसे इतने सारे नियम है, मैं कभी कभी घर पे कोई बात होती है ना तो मैं बोल देता हूँ रेडिडेंस का नियम है, इफेक्ट का नियम है, प्रभाव का नियम है। इससे क्या होता है, एक तरह से मैं उसका यूज कर रहा हूँ। तो मेरे सामने अगर क्वेश्चन आएंगे ना तो मैं उसको बिल्कुल सोचूंगा नहीं, बिल्कुल जवाब दे दूंगा। क्यों? कि मैं उसका प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में यूज कर रहा हूँ। तो शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका, बहुत प्यारा क्वेश्चन आपका। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लॉ ऑफ इम्पैक्ट इज कनेक्टेड विद स्टेप ऑफ लर्निंग। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? लॉ ऑफ इम्पैक्ट। लॉ ऑफ इम्पैक्ट मतलब असर, ठीक है। लॉ ऑफ इम्पैक्ट यानी कि कई बार ऐसा होता है ना कि आप की लाइफ में कुछ ऐसा होता है कि जिसका बहुत तगड़ा असर होता है आपके माइंड में, ठीक है। तो इज कनेक्टेड विद स्टेप ऑफ टीचिंग, वो टीचिंग के किस स्टेप्स के साथ कनेक्ट है। तो पहला है आपका प्रेजेंटेशन, दूसरा है आपका प्रिपरेशन स्टेप ऑफ टीचिंग, थर्ड आपका क्या है? एप्लीकेशन स्टेप ऑफ टीचिंग, यानी कि एप्लीकेशन में वो यूज होता है, और फोर्थ है आपका टेस्ट एंड इवैल्यूएशन स्टेप ऑफ टीचिंग। तो जल्दी से आंसर बताइए क्या आपका आंसर होगा। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था प्रिपरेशन में कौन सा नियम यूज करते हैं, प्रेजेंटेशन में कौन सा, आपका एप्लीकेशन में कौन सा, टेस्ट का कौन सा, ठीक है। तो आपका एक होता है लॉ ऑफ इम्पैक्ट, एक होता है लॉ ऑफ इफेक्ट। ये आपके दोनों अलग अलग है, ठीक है। ये दोनों आपके एक असर का नियम हो गया, एक प्रभाव का नियम हो गया। प्रभाव का नियम को जो इफेक्ट का नियम उसको लाइक डिसलाइक के नाम जानते हैं, हम उसको किस नाम जानते हैं? सेटिस्फेक्शन और डिससेटिस्फेक्शन के नाम जानते हैं। हम उसको प्लेजर और पेन के नियम से भी नाम से जानते हैं, ठीक है। वहां पे आपको दोनों चीज है, आपका उसमें असर भी होगा और असर नहीं भी होगा, यानी प्रभाव भी होगा और प्रभाव भी नहीं भी होगा। पर यहाँ पे जो आपका लॉ और इम्पैक्ट है इसमें आपका प्रभाव होगा ही होगा, असर होगा ही होगा। तो आप समझ जाओ कि ये नियम हम कहाँ पे यूज करते हैं, मैंने आपको अच्छे से बता रखा है। क्या ये टीचिंग जब करते हो तो प्रेजेंटेशन में यूज करते हो, अब ये क्या एक तरह से प्रिपरेशन में करते हो, एप्लीकेशन में करते हो, फिर टेस्ट एंड इवैल्यूएशन में। जल्दी जवाब दो, मैंने उसको अच्छे से आपको बता रखा है। तो जिसने भी इसका जवाब दिया है कौन सा, जिसने जवाब दिया प्रेजेंटेशन, आप इसमें यूज कर सकते हो, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि हम इसका प्रेजेंटेशन क्यों करते हैं। हाँ, अगर यहाँ पे इम्पैक्ट नहीं होता, यहाँ पे होता आपका इफेक्ट, तो हम जाते हैं इसका टेस्ट एंड इवैल्यूएशन के साथ, पर यहाँ पे इम्पैक्ट। अब आप सोच रहे हो ये नियम होता क्या है, ठीक है। तो आप जब पढ़ाने जाते हो ना तो आप प्रेजेंटेशन देते हो, तो आप चाहते हो बोर्ड पे मैं कुछ ऐसा लिख दूं, ऐसा पॉइंट में लिख दूं कि बच्चों का पूरा प्रभाव, पूरा एक तरह से उनका असर उनके माइंड पर लंबे टाइम तक बना रहे, जब तक लेक्चर मेरा खत्म ना हो जाए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप क्लास में जाओ बोर्ड पे कुछ ऐसे बात लिख दो, ऐसा चीज लिख दो कि पूरा बंदे का फोकस उस बोर्ड पे चला जाए, बिल्कुल ध्यान लगाए, उसका असर उसके पूरे लेक्चर में बना रहे। तो हम इसलिए क्योंकि आप बोर्ड का पूरा एक तरह से लेक्चर में यूज कर रहे हो, पूरे प्रेजेंटेशन में आप अपने बोर्ड का यूज करते हो। अगर बोर्ड पे आप अच्छी बातें वहां पर नहीं लिखोगे, जो आपका मेन कंटेंट है वो नहीं लिखोगे, तो बच्चों के ऊपर असर नहीं दिखाएगा।
तो आप क्या करते हैं, बोर्ड का पूरा यूज करते हो, तो आप कुछ ऐसा चीज लिखना चाहते हो बोर्ड पे जो बिल्कुल उनका कॉन्सेंट्रेशन वैसे बना रहेगा, उसका असर आपके लाइफ में माइंड पे आपका लंबे टाइम तक बना रहे। तो हम इसलिए वहां पे कौन सा नियम यूज करते हैं, हम वहां पे करते हैं लॉ ऑफ इम्पैक्ट। शायद आपको चीजें क्लियर है, पर टेस्ट में क्या करते हैं, हम वहां पे इफेक्ट का नियम यूज करते हैं। क्यों? लाइक डिसलाइक, आपको अगर पसंद है तो आपका टेस्ट बढ़िया जाएगा, अगर आपको पसंद नहीं आपका सब्जेक्ट, वहां पर आपका टेस्ट खराब जाएगा। तो वहां पे दोनों चीज इनक्लूड है, पर यहाँ पे आपका एक चीज है, बस प्रभाव होना ही होना है। तो आप बोर्ड का इस तरह यूज करो, या फिर आप कुछ बोल भी रहे हो तो आप ऐसे, आपको बोलना, इम्पैक्ट ऐसे करना है, उसका असर उसके लंबे टाइम तक बना रहे। शायद आपको चीजें क्लियर होगी। अभी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से नियम हम कहाँ पे यूज करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपका। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है लॉ ऑफ पर्पस। पहले हमने क्या बात किया था, पहले हमने बात किया था इम्पैक्ट का। इस बार हम क्या बात कर रहे हैं, लॉ ऑफ पर्पस, यानी कि जो पर्पस का नियम होता है वो किससे एसोसिएट होता है। एसोसिएट मतलब जुड़ा होता है स्टेप्स ऑफ टीचिंग के अंदर। पहला किस ऑप्शन है, एनकरेज एंड स्टिमुलेट थॉट। एनकरेज मतलब उत्साह बढ़ाना, स्टिमुलेट थॉट, स्टिमुलेट मतलब एक प्रकार का उसके अंदर उत्तेजना देना कि वो कुछ नया सोच सके। सेकंड ऑप्शन है आपका टेस्ट एंड इवेल्यूएशन स्टेप ऑफ टीचिंग, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। थर्ड आपका है प्रिपरेशन स्टेप ऑफ टीचिंग, यानी कि प्रिपरेशन स्टेज में, टीचिंग की प्रिपरेशन स्टेज में। फोर्थ आपका ऑप्शन है प्रेजेंटेशन स्टेप ऑफ टीचिंग, यानी कि टीचिंग की प्रेजेंटेशन स्टेप के अंदर। तो जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप तो सब सोच रहे होगे यार लॉ पर्पज है ये, ठीक है, यानी कि उद्देश्य का नियम। उद्देश्य का नियम हम कहाँ पे यूज करेंगे, मैंने आपको बहुत बार बताया इसका नियम, ठीक है। तो जिसने भी इसका जवाब दे रहे हैं ना यहाँ पे प्रेजेंटेशन वाले, उनका बिल्कुल गलत जवाब है, ठीक है। तो एक बार सोच लो, पर्पज में क्या होता है, उद्देश्य। यानी कि जब तक आप एक तरह से प्लानिंग करते हो, क्या करते हो, एक तरह से प्लानिंग करते हो, तो आप प्लानिंग में एक तरह से आइडिया लगा लेते हो कि मेरा जब मैं क्लास में जाऊंगा तो मेरा पहला पर्पज क्या होगा। सपोज करो मैं आपको बता दूं सेट टेस्ट के पेपर 10 दिन बाद है, यानी मेरा पर्पज ये है कि मैं जब प्लानिंग कर लेता हूँ कि मेरा जब ये आपको बताऊंगा कि आपका पेपर 2 महीने बाद है चाहे 10 दिन बाद है, तो आप अपना एफर्ट उसी हिसाब से लगाओ। अगर मैं आपसे बोल दूं 6 महीने बाद है, तो अपना जो एफर्ट है, अपना जो आपका मेहनत है, कहीं ना कहीं कम लगाओगे। यानी हम ये कह सकते हैं, सीधी सी बात हम ये कह सकते हैं कि जो चीज की वैल्यू आपके लाइफ में ज्यादा है आप उस पर ज्यादा फोकस करोगे, जिस चीज की वैल्यू आपके लाइफ में बहुत कम है आप उस पर फोकस कम करोगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, प्रिपरेशन में हम क्या करते हैं, लॉ ऑफ पर्पज का यूज करते हैं। आप प्रिपरेशन में यूज कर लोगे तो जैसे आप एक तरह से बताओगे कि यार मेरा ये टारगेट है, मैं आपको टॉपिक ये पढ़ा रहा हूँ, ये चीज है, तो जिससे क्या होगा कि आप पूरा फोकस आपको इस चीज लगाओ। क्यों? कि आपके मतलब की चीज है वो, क्या आपके मतलब का चीज है, आपके लिए है वो, आप उसका यूज करना चाहते हो, अर्जेंट में यूज करना चाहते हो, आप उस पर पूरा फोकस करोगे। अगर मेरा पर्पज अगर बढ़िया है ही नहीं तो आप उस पर फोकस नहीं करोगे। तो हम इसका कहां पे करते हैं, तो जिसने भी इसका जवाब दिया है कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, प्रिपरेशन, तो इसका बिल्कुल सही जवाब है। अब मैं आपको एक तरह से एक करके बता देता हूँ कौन से नियम हम कहां पे यूज करते हैं। यहाँ पे देखो आप, ये हमारे क्या है, टीचिंग के 4 स्टेप होते हैं। पहला प्रिपरेशन, दूसरा प्रेजेंटेशन, तीसरा एप्लीकेशन, चौथा टेस्ट या इवैल्यूएशन। तो प्रिपरेशन में कौन करता है, रेडिनेस का नियम, यानी कि तैयारी का नियम, पर्पज का नियम। अभी हमारा जस्ट अभी यही क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। इससे पहले हमारा कौन सा नियम है बता, इम्पैक्ट का नियम। तो हम कहाँ पे करते हैं, प्रेजेंटेशन में करते हैं। कहाँ पे करते हैं उसका, प्रेजेंटेशन में करते हैं। तो शायद आपको चीजें वहां पे क्लियर, दोनों क्वेश्चन हमारे शायद आपको क्लियर होगी। तीसरा है फ्रीक्वेंसी का नियम, यानी कि जब हम चाहते हैं ना कि इसका एक तरह से हमने पढ़ लिया, अगर हम उसका एक्सरसाइज नहीं करेंगे, फ्रीक्वेंसी यूज नहीं करेंगे, एप्लीकेशन नहीं करेंगे, बार बार उसका प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो हमारे माइंड से स्किप हो जाएगा। अभी मैंने बात किया तो आपका इफेक्ट का नियम हमारा किस में आता है, टेस्ट में आता है। किस में आता है, टेस्ट में आता है। तो शायद आपको चीजें यहाँ तक क्लियर होगी कि कौन सा नियम हम कहाँ पे यूज करते हैं। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा कि जो आपका पर्पज ऑफ क्वेश्चनिंग है, आप जो क्वेश्चनिंग करते हो, अगले हम सेकंड 2-3 लेक्चर के बाद हम ना करीब क्वेश्चनिंग पे कम से कम 15 क्वेश्चन करने वाले हैं। क्योंकि क्वेश्चनिंग के आपके अलग अलग तरीके पे अलग अलग मीनिंग निकल के आता है, पर ये सबसे आपका सिंपल है। सबसे सिंपल पूछा जा रहा है कि जो क्वेश्चनिंग करते हैं उसका मेन पर्पज क्या होता है। तो क्या होगा उसका, जल्दी जवाब दो, क्या उसका क्या होगा इसका, जल्दी जवाब दो। तो क्या आप जो आपके चाहते हो कि आपके एक तरह से इंकरेज करना है, यानी जो आपके जो ट्रेनिंग है बस उनको एक तरह से प्रोत्साहित करना है, स्टिमुलेट करना है, यानी उसको एक तरह से उत्तेजित करना है, या फिर चाहते हो कि आपका जो ट्रेनिंग है उनको इंकरेज करना है या फिर प्रोत्साहित करना है, फिर आपका उत्तेजित करना ही है, या फिर लास्ट में आप क्या चाहते हो, एक तरह से डिबेट या फिर एक तरह से क्या करते हो, डिस्कशन करते हो, यानी बहस वगैरह करते हो, चर्चा वगैरह करते हो। तो क्या होगा क्वेश्चन के मेन मतलब क्या है इसका,
जल्दी जवाब दे उसका। तो जिसने भी इसका जवाब दिया, इसका ऑप्शन नंबर है उसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चनिंग के मेन पर्पज क्या होता है, एक तरह से इंकरेज करना, उनको एक तरह से क्या करना, प्रोत्साहित करना उनको, और साथ साथ क्या करना, स्टिमुलेट करना, यानी कि एक तरह से उनको उत्तेजित करना, तो हमारा मेन मतलब होता है। इसके अलावा और भी देखेंगे, आज के नहीं 2-3 लेक्चर छोड़ के मैं कैसा करूंगा, क्वेश्चनिंग पे आपके करीब 10-12 क्वेश्चन बनते हैं। हर जगह पे क्वेश्चनिंग का मतलब थोड़ा सा आपका अलग हो जाता है, ठीक है। तो आप हमेशा डाउटफुल में रहते हो, इसको डाउट में एक ही लेक्चर में आपका क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, ये आपका बहुत प्यारा क्वेश्चन आपका, सर बताएंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अकॉर्डिंग टू मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। मास्लो ने एक हायरार्की ऑफ नीड्स यानी कि आवश्यकता का एक, जिसे बोलते हैं ना हायरार्की, हायरार्की मतलब क्रम बताया था, जिसे हम बोलते हैं मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। तो ये जो मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स है, इसको कितने लेवल्स में बांटा गया था? आपको आंसर बताना है। ऑप्शन है आपके पास 5 लेवल, 4 लेवल, 7 लेवल, 9 लेवल। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा आपका। तो आपको पता है जो हमारे मैस्लो ने कौन से नियम दिया था, उन्होंने मोटिवेशन का नियम दिया था। कौन से दिया था? मोटिवेशन के नियम। कौन से नियम दिया था उन्होंने? मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी, यानी जो हमारे एक तरह से मोटिवेशन के लिए कौन कौन से नीड है, नीड तो है आपके 4 और 5, पर इनमें किस पे फोकस किया, इस पे देखो किस पे फोकस किया इन्होंने, हायरार्की पे फोकस किया। यानी क्या चीज है, एक तरह से इन्होंने सीक्वेंस पे फोकस किया। आपसे क्वेश्चन पेपर में ये पूछ लेता है कि कौन सा ऐसा मोटिवेशन थ्योरी जिसने एक तरह से सीक्वेंस पे फोकस किया था, आपके क्रम पे फोकस किया था, हायरार्की पे फोकस किया था, कौन सा है वो, किसने दिया था, आपके मैस्लो ने दिया था, कौन सी थ्योरी थी, मोटिवेशन की थ्योरी थी। अब आपसे पूछ लेता है कितने लेवल होते हैं, तो आपको जवाब देना है क्या उसमें 5 लेवल थे, 4 लेवल थे, 6 लेवल थे, आपके 7 थे। जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दे इसका, ठीक है। पेपर में आपसे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है। तो जिसने भी इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 5 लेवल, उसका बिल्कुल सही है। अब मैं काम करता हूँ, इसका आपको डायग्राम दिखाता हूँ, आपको चीजें और बेस्ट क्लियर समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे देखो आप, इसमें आपके 5 नियम है। अब प्रेम से थोड़ा सा आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं इसके बारे में। जैसा कि आपके सामने चित्र से दिखाई दे रहा है, मास्लो थ्योरी ऑफ नीड्स। मास्लो थ्योरी ऑफ नीड्स के अंदर 5 लेवल होते हैं। पहला लेवल क्या होता है आपका? पहला होता है साइकोलॉजिकल नीड। साइकोलॉजिकल नीड क्या होता है? आपको खाना चाहिए, आपको पीने के लिए साफ पानी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह की जो नीड्स होती हैं, ये होती है आपकी साइकोलॉजिकल नीड्स, ठीक है। दूसरा क्या होता है आपका? दूसरा होता है सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड्स क्या होती है? इसका मतलब है आप जहां पर भी रह रहे हो, आप अपनी फैमिली को सुरक्षा देना चाहते हो। आप चाहते हो कि जहां पर भी आप रहे, आपकी फैमिली या आप सुरक्षित रहें। तो दूसरी जो नीड होती है वो होती है आपकी सेफ्टी नीड्स। तीसरी नीड होती है आपकी लव एंड बिलोंगिंग नीड। लव एंड बिलोंगिंग मतलब यानी कि आप ये चाहते हो कि आपका एक जीवन साथी हो, ठीक है। कैसा जीवन साथी हो? अच्छा जीवन साथी हो। ऐसा साथी ना हो कि आपकी उनसे तलवारें खींचे जाए, एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाए, ऐसा ना हो, ठीक है। बिलोंगिंग मतलब यानी कि आपके जो सगे संबंधी है, आपके जो रिलेटिव्स है, आप चाहते हो कि उनके साथ आपके अच्छे संबंध हो, आपके जो फ्रेंड है वो काफी बढ़िया हो, वो आपको सपोर्ट करें। तो और इसके बाद जो आपका आता है फोर्थ लेवल, ये होता है एस्टीम नीड। एस्टीम का मतलब होता है सामाजिक प्रतिष्ठा। जब आप समाज के अंदर होते हो तो आपको क्या चाहिए होता है? प्रतिष्ठा चाहिए होती है। आप कभी भी ये नहीं चाहते हो कि आप कीड़े मकोड़े वाली जिंदगी जिए। आपको लोग जानने, आप सबकी या हम सबकी एक ये चाहत होती है कि हमें लोग हमारे नाम से जानने। तो ये होती है आपकी फोर्थ नीड, इसे बोलते हैं एस्टीम नीड। एस्टीम मतलब प्रतिष्ठा। और उसके बाद आता है आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ये क्या होता है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब होता है कि आपको वहां पर अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना पड़ता है कि मेरा जन्म किस लिए हुआ है, ठीक है। आपका जन्म होता है, आप बड़े होते हो, शादी करते हो, फिर उसके बाद बुढ़े हो जाते हो और टपक लेते हो, ठीक है। क्या आपका जन्म सिर्फ इसलिए हुआ है? क्या आपको नहीं लगता आपका जन्म किसी बड़े काम के लिए होना चाहिए? क्या आपको नहीं लगता आपका जो जन्म है, आपका जो पहचान है, वो कुछ ऐसी होनी चाहिए जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है? क्या आपको नहीं लगता रतन टाटा जैसी आपकी हस्ती होनी चाहिए, आपकी पहचान होनी चाहिए? तो ये होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। आपका जन्म किस लिए हुआ है? क्या आपका जन्म सिर्फ कीड़े मकोड़े की तरह जिंदगी जीने के लिए हुआ है? बिल्कुल नहीं। आपका जीवन कुछ बड़ा करने के लिए हुआ है कि आपने देश के लिए क्या किया है, आपने कम्युनिटी के लिए क्या किया है। आज अगर हम ये कुछ काम कर रहे हैं तो ये कम्युनिटी को प्रभावित कर रहा है। हम पूरे वर्ल्ड लेवल पे, पूरे इंडिया लेवल पे लोगों को टीच कर रहे हैं, हम एक अच्छा काम कर रहे हैं, एक नोबल काम कर रहे हैं। तो ये होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। किस चीज के लिए आपका जन्म हुआ है? तो ये होता है आपका लास्ट लेवल और सबसे बड़ा लेवल होता है। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तो यहाँ पे मैं एक बार और बताता हूँ। पहला आपका, इससे जो पहला आपका फिजियोलॉजिकल नीड्स, यानी कि एक तरह से बेसिक नीड्स। आपको बेसिक क्या चाहिए? आपको एक तरह से हवा चाहिए, पानी चाहिए, सोना चाहिए। आपकी अगर ये रिक्वायरमेंट, आपने एक मूवी देखी होगी रोटी कपड़ा मकान, बिल्कुल उसको रिलेट कर दो उसके साथ। जब आप उसके साथ रिलेट करोगे आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। यानी आपका है फिजियोलॉजिकल नीड्स, यानी कि एक तरह से आपकी बेसिक नीड्स से बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? बेसिक नीड्स। यानी कि आपको क्या चाहिए? हवा चाहिए, पानी चाहिए, आप सोना चाहते हो, आपके बेसिक नीड्स है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट पूरा हो गया तो आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो इसमें सेफ्टी नीड्स, आप चाहते हो आपकी जॉब मिल जाए, ठीक है, आपका जॉब आ जाएगा किसमें? सेफ्टी नीड में। आप चाहते हो आपका घर मिल जाए, आप अपने पॉलिसी करा लेते हो, अपना बीमा वगैरह करवा लेते हो, आपको सेफ्टी हो जाती है। यानी कि आप यहाँ पे अपने खाना पीने की व्यवस्था कर लिया, यहाँ पे क्या किया? अपने घर रहने, यहाँ पे अपने जॉब की व्यवस्था कर लिया, अपने रहने की व्यवस्था कर लिया। अब अपने घर बना लिया, अपने एक तरह से अपनी पॉलिसी करा लिया, अपना एक तरह से इंश्योरेंस बीमा करा लिया, तो आप चाहते हो ना कि आपकी फैमिली हो, आप चाहते हो ना आपके दोस्त हो। आप अपने जॉब तो कर लिया भाई, आपको जॉब तो मिल गया, आप तो चाहोगे ना आपकी शादी हो भाई, कौन नहीं चाहेगा शादी हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हर कोई चाहता है शादी हो, उसके हर कोई चाहता है उसके दोस्त हो। तो आप यहाँ पे तीसरे स्टेप में क्या कर लेते हो? हाँ, उन्होंने क्या बताया, तो सीक्वेंस में होना चाहिए आपके स्टेप पे, बिल्कुल सीक्वेंस में बढ़ने चाहिए। ये नहीं कि आप यहाँ से छलांग मार के यहाँ पे आ गए, यहाँ से बिल्कुल भी नहीं करना, आपको बिल्कुल सीक्वेंस में। आपके बेसिक नीड्स पूरा हुआ, आपने फैमिली, आपने किसके बारे में? जॉब के बारे में, अपने घर के बारे में सोचा, आपने घर बना लिया, आप सोचोगे आपके दोस्त हो, आपका प्यार हो, आपकी फैमिली बने। अब उसके बाद आप जब जॉब जहाँ पे कर रहे हो, तो आप चाहते हो ना कि आपका पोजीशन आपका अलग दिखे, आप कंपनी में जॉब कर रहे हो, सोचो अब ये जॉब कंपनी में छोड़ दो, आप अभी आप एनएसटीआई में कर रहे हो, तो आप ये चाहते हो ना कि जो वहां पे क्या चीज है, आप वहां पे चाहते हो ना कि, हाँ, आप ये चाहते हो ना कि आप एक तरह से एनएसटीआई में हो, कि जिस क्लास में हो आपकी इमेज अलग हो। जैसे क्लास में तो बहुत से बच्चे होते हैं, पर सीआर आपका कुछ अलग होता है, क्या उसके अंदर कुछ खास बात होती है, ठीक है। तो आप चाहते हैं आपके मान सम्मान हो, जहाँ पे जॉब कर रहे हो, चाहे किसी सोसाइटी में रह रहे हो, तो आपको एक तरह से मान सम्मान मिलना चाहिए। अब लास्ट आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। आपको यहाँ पे आप खुद से सवाल करते हो, क्या मैं इसलिए बना हूँ, कि मेरा मेन मकसद क्या था, ये चीज आपको शायद क्लियर हो गई होगी। हाँ, पर कभी कभी क्या होता है ना, ये जो मोटिवेशन थ्योरी हर किसी के लाइफ में फुलफिल अप नहीं होता है। अब सपोज करो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, एक भगत सिंह के बारे में बताता हूँ, ठीक ठीक है। भगत सिंह क्या थे? एक तरह से सेनानी थे, जिन्होंने क्या देश को आजाद करने में बहुत ज्यादा एफर्ट किया। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि यार मैं सोऊंगा, मैं खाऊंगा, कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं जॉब करूंगा, मैं घर बनाऊंगा, कभी उन्होंने ये नहीं सोचा यार मुझे प्यार भी होगा किसी लड़की से, मैं उसके चक्कर में पड़ूंगा, अपने दोस्त बनाऊंगा, ये करूंगा। उन्होंने ये सोचा कि जिस समाज में रहता है मेरा मान सम्मान होगा, बिल्कुल भी सोचा ही नहीं। वो सीधे स्टार्टिंग 4 स्टेप तो ये पार कर गए, वो सीधे कहां पे पहुंच गए? 5वें स्टेप पे पहुंच गए। उन्होंने खुद से सवाल किया कि मेरा जन्म हुआ देश को आजाद कराने के लिए, मैं देश को आजाद करा के रहूंगा, मुझे फैमिली नहीं चाहिए, मुझे बाल बच्चे नहीं चाहिए, मुझे इमेज नहीं बनाना, मुझे घर नहीं बनाना, मुझे खाने पीने पर शौक नहीं है, मुझे मेरा मेन टारगेट एक ही चीज है, क्या? देश को आजाद कराना। यानी कि हम कह सकते हैं ये थ्योरी आपके हर किसी की लाइफ में फुलफिल नहीं होता। अब देख लो भगत सिंह की लाइफ में कहीं भी यूज नहीं हो रहा, पर हमारे लाइफ में है। क्यों? हम अपने बारे में सवाल ही नहीं पैदा कर रहे। बहुत से लोग ऐसे कंपनी में जॉब करते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता, जॉब जब एक तरह से रिटायरमेंट हो जाते हैं, सोचते यार मेरा तो एक तरह से क्या कहते हैं, मेरा तो स्किल इस डिपार्टमेंट में था, मैं धोखे से यहाँ पहुंच गया, मुझे पता ही नहीं है। जब मैं बीएचएल में जॉब करने के लिए क्या था, ट्रेनिंग करने के लिए, तो वहां आपसे मैं पूछ रहा था इस मशीन के बारे में। उस मशीन पे बहुत ऑपरेटर ऐसे थे 25 साल से थे, 20 साल से जॉब कर रहे थे, पर उन्हें पता ही नहीं था। क्यों? उसी मशीन पर सुबह गए और शाम को आ गए, उन्हें पता ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो ये भी चीज होता है, उन्हें पता भी नहीं चलता कि उन्होंने 30 साल अपनी जिंदगी कैसे निकाल दिया है। उन्हें एक तरह से रियलाइज नहीं करते उनका जन्म किस लिए हुआ है। तो शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। अगला डायग्राम आपको दिखाता हूँ, आगे चीजें यहाँ पे क्लियर होगी। यहाँ पे देखो आप फिजिकल नीड्स में क्या आपका, आप खाने का, पीने का, एक तरह से सोने का आप ध्यान देते हो। दूसरे पे क्या, आप अपने घर के बारे में सोचते हो, मेरी जॉब होगी, मेरी सिक्योरिटी होगी, मेरे पैसे आएंगे। तीसरे आप चाहते हो ना आपकी शादी हो जाए, आपके बाल बच्चे हो जाए, आप भी चाहते हो ना ऐसे शादी हो जाए, ठीक है। और चौथे पे आप चाहते हो आप एक तरह से मान सम्मान हो आपका। अब पांचवे आप चाहते हो कि आपका भाई जन्म हुआ है तो किस लिए हुआ है, ठीक है। तो ये है आपके मैस्लो साहब, ये देखो कितने मुस्कुरा रहे हैं। आप भी चाहते हो ऐसे मुस्कुराना, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा भाई आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आज का शायद ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद फिर प्रेम सर आपको एक शायरी सुनाएंगे अब, ठीक है। इस क्वेश्चन का जवाब तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, प्रेम सर बताएंगे इसके बारे में क्या चीज है ये। अगला आपका क्वेश्चन है, पर्सन वर्क एफिशिएंटली इफ ही इज मेंटली प्रिपेयर टू अंडरटेक इट। इसका मतलब है कोई भी मनुष्य किसी भी काम को अच्छे से करता है अगर वो दिमागी रूप से उस काम को करना चाहता है। लर्निंग डिपेंड अपॉन लर्नर्स इंटरेस्ट। लर्निंग लर्नर के इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करती है। और इस चीज को हम क्या कहते हैं? दिस इज नोन एंड, इसको हम क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? रेडीनेस कहा जाता है, इसको सिंगुलैरिटी कहा जाता है। सिंगुलैरिटी मतलब एक बार में आप एक काम कर रहे हो। तीसरा आपका ऑप्शन है एक्सरसाइज। क्या इसे एक्सरसाइज कहा जाता है?
या फोर्थ आपका ऑप्शन है पर्पस, क्या इसे पर्पस कहा जाता है? तो जल्दी से बताएं, उसके बाद कि आपको झन्नाटेदार बढ़िया कमाल की शायरी सुनने को मिलेगी। बहुत प्यारा क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए पहली बात तो ये कौन कौन से नियम है। रेडिडेंस का नियम क्या कहता है, सिंगुलैरिटी का नियम क्या कहता है, एक्सरसाइज का नियम क्या कहता है, पर्पस का नियम क्या क्या कहता है। जब आपको ये नियम पता नहीं रहेगा ना, तो भाई ये सवाल कैसी आ जाए आपको बिल्कुल भी नहीं। आप तो क्वेश्चन आपको बिल्कुल एक लाइन में क्या कह रहा, आपसे ये कह रहा कि जो आपका एक तरह से कौन सा है इसमें, ठीक है, इसमें से क्या चीज है कि जो आपका वर्कर है, चाहे कोई भी आपका वर्कर है, चाहे कोई भी है, चाहे ट्रेनिज है, वो आप चाहते हैं कि किसी भी काम को बिल्कुल अच्छे से करना। इसके लिए क्या कहते हैं, एक तरह से मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, ठीक है। उसके क्या कहते हैं, जो चीजों को सीख रहा तो उसमें अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है नहीं दिखा रहा, तो इस पर किस पर डिपेंड करता है, आपके रेडिनेस पे करता है, सिंगुलैरिटी पे, एक्सरसाइज पे, या फिर पर्पस पे। तो रेडिनेस का नियम क्या कहता है आपका, पहले मैं इसका जवाब देता हूँ फिर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो जिसने भी इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए, उसका बिल्कुल सही है। अब हम बात करते हैं रेडिनेस का नियम क्या कहता है। तो रेडिनेस का नियम ये कहता है भाई कि जब तक आपके जो ट्रेनिज है सीखने के लिए तैयार नहीं रहेंगे ना, तो आप चाहे अपना माथा मार लो दीवार में, अपना सर फोड़ लो दीवार में, मार मार के बंदा सीख नहीं सकता। वो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ, पर अगर आपका मन नहीं होगा सीखने का तो क्या सीख जाओगे आप? सीख जाओगे क्या? मेरे लेक्चर में आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, ठीक है, तो क्या आप सीख जाओगे? नहीं सीखोगे। तो रेडिनेस का नियम ये कहता है सीखने वाला जब तक सीखने के लिए तैयार नहीं होगा, आप उसको सिखा नहीं सकते हो। क्या आप उसको सिखा नहीं सकते हो? एक तरह से मेंटली उसको प्रिपेयर होना चाहिए, तैयार होना चाहिए, आप वो इंटरेस्ट लेगा आप में तभी सीखेगा। तो रेडिनेस का नियम आपका यही कहता है। सिंगुलैरिटी का नियम देखो क्या कहता है। सिंगुलैरिटी के नियम कहता है कि दिमाग हमारा एक टाइम पे एक चीजों को कैच करता है, ठीक है, हमारा दिमाग एक टाइम पे एक चीजों को कैच करता है, तो हमारा सिंगुलैरिटी का नियम कहता है। एक्सरसाइज का नियम क्या कहता है कि आपको चीजों को आपको पढ़ा दिया, अब उसको बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो, जिससे आपका जो रिटेंशन है बनाए रखना वो आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा। पर्पस के नियम क्या कहता है, आप बच्चों को उद्देश्य के बारे में बताओ, उसका उद्देश्य क्या है क्या नहीं है, आप एक तरह से पर्पस बता दोगे तभी वो सीखेगा। पर रेडिनेंस का नियम क्या कहता है भाई कि जब तक आप सीखने के लिए बंदा तैयार नहीं होगा आप सिखा नहीं सकते हो। मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। किसमें होता है प्रिपेयर्ड हो? रेडिनेंस में। किसमें होता है? रेडिनेंस में। बहुत से बच्चे यहाँ पर्पज के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही है। रेडिनेंस और पर्पज आपका प्रिपरेशन में यूज होता है, पर पर्पज आपका थोड़ा सा अलग हो जाता है, रेडिनेंस का आपका थोड़ा सा ऊपर हो जाता है। शायद अब कुछ चीजें यहाँ पे क्लियर होगी। अब प्रेम सर शायरी सुनाएंगे और इसका दूसरा पार्ट शायद ये हो सकता है कि हम आज ही लेके आ जाए या फिर कल लेके आए, पर इसका दूसरा पार्ट आप देखना मत भूलिएगा। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है उसमें, डीएसटी के ऊपर बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, और उसका जो अगला सेशन आपका बहुत अच्छा बताया जाएगा। अब प्रेम सर के साथ एक शायरी सुनो, बहुत लेटेस्ट शायरी आपका। तो उम्मीद है आपको ये सेशन काफी जबरदस्त लगा होगा। और जाते जाते एक मोटिवेशनल पोएट्री आप सबके लिए। बैठ जाता हूँ मिट्टी पे अक्सर, बैठ जाता हूँ मिट्टी पे अक्सर, क्योंकि मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है। बैठ जाता हूँ मिट्टी पे अक्सर, क्योंकि मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है। मैंने समुंदर से सीखा है जीने का सलीका, मैंने समुंदर से सीखा है जीने का सलीका। चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना, चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना। ऐसा नहीं है कि मुझ में कोई ऐब नहीं है, ऐसा नहीं है कि मुझ में कोई ऐब नहीं है, पर सच कहता हूँ मुझ में कोई फरेब नहीं है। जल जाते हैं मेरे अंदाज से मेरे दुश्मन, क्योंकि एक मुद्दत से, जल जाते हैं मेरे अंदाज से मेरे दुश्मन, क्योंकि एक मुद्दत से मैंने ना मोहब्बत बदली और ना दोस्त बदले, मैंने ना मोहब्बत बदली और ना दोस्त बदले। एक घड़ी खरीदकर हाथ में क्या बांध ली, एक घड़ी खरीदकर हाथ में क्या बांध ली, वक्त पीछे ही पड़ गया मेरे। सोचा था घर बैठकर, सोचा था घर बनाकर बैठूंगा सुकून से, पर घर की जरूरतों ने मुसाफिर बना डाला। सोचा था घर बनाकर बैठूंगा सुकून से, पर घर की जरूरतों ने मुसाफिर बना डाला। सुकून की बात मत कर ए गाली, बचपन वाला इतवार अब नहीं आता। शौक तो माँ बाप के पैसों से पूरे होते हैं, अपने पैसों से तो बस जरूरतें ही पूरी हो पाती है, अपने पैसों से तो बस जरूरतें ही पूरी हो जाती है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम सर। तो अगर आपको शायरी अच्छी लगी तो प्रेम सर के कमेंट में नाम लिख सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे शायरी बनाते हैं, आपको मोटिवेट भी करते हैं। जिसको आज का सेशन अच्छा लगा बीच में लिख दो अपना, ठीक है, जो भी अपनी राय वगैरह दे सकता है। हाँ, एक बात मैं और बताऊंगा, यूट्यूब में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। इसमें प्रॉब्लम ये चल रहा है कि सपोज करो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो सीधे साइड पे गए, उन्होंने सब्सक्राइब कर लिया, ठीक है, पर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम ये चल रहा है कि आप बहुत से बच्चों के ना अपने आप ही चैनल अनसब्सक्राइब हो गया है। तो आप एक बार चेक कर लो सब्सक्राइब है आपका चैनल या नहीं है। तो आप सब्सक्राइब करने से पहले आपको क्या करना है, वीडियो आपको 1 से 2 मिनट देखना है, चाहे कोई भी वीडियो हो।
आप उसको प्ले करो, 1-2 मिनट देख लो और देखने के बाद फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इससे आप परमानेंटली सब्सक्राइब रहोगे, नहीं तो आपको कुछ एरर आ रहा, अपने आप ही बच्चे क्या हो रहे हैं, अनसब्सक्राइब हो रहे हैं। तो आप इस पर फोकस कर लेना एक बार, ठीक है। पर आज के लिए इतना रखते हैं, इसका सेकंड पार्ट हम शायद आज रात को कर दें, फिर कल करें। इसका सेकंड पार्ट बहुत ही प्यारा होने वाला है। और उसका जो अगला क्वेश्चन है डिजिटी पे, यानी कि एक तरह से डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। डिजिटी क्या है, स्कोप क्या होता है आपका, ठीक है, आपका हब क्या होता है, बहुत बड़ा सेशन होने वाला आपका, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतने रखते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लिख सकते हो इसमें जो भी अपनी राय देना हो। तो आज के लिए इतना ही है। जय हिंद, जय भारत।